सॉरी, वो मेरी साइड से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो बाउस फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना था, जब हमने साल्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। ठीक है, तो आपको पता ही है हिस्ट्री में मोस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इस तरीके से आपको नाम याद रखने पड़ेंगे कि जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में किसने स्टार्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्योंकि गांधी जी ने तो हम खत्म किया, उन्होंने साल्ट टैक्स खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया कि खुद जाके अपने हाथों से क्या किया, साल्ट को पानी से निकालने की कोशिश की थी, जो कि एक क्या मान जाता था, इलीगल एक्टिविटी मान जाती थी। क्योंकि कोई भी अगर क्या करता था, साल्ट निकालता था समुद्र से, सी वाटर से, तो उसको क्या देना पड़ता था, एक टैक्स देना पड़ता था। तो गांधी जी ने क्या किया था, उन लोगों को पता था कि देखो इस टाइम हमें क्या चाहिए, यूनिटी चाहिए। तो यूनिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसा टॉपिक उठा सकते हैं, एक ऐसा आर्टिकल उठा सकते हैं जो मोस्ट ऑफ घरों में जो एक क्या हो, एक रीजन हो, क्योंकि हर कोई उससे रिलेट कर सकता है। क्योंकि साल्ट सबके सब यूज करते हैं। अगर साल्ट बहुत गरीब आदमी यूज कर रहा है, अमीर भी यूज कर रहा है, हर कोई यूज कर रहा है, और हर किसी को पता है कि ये टैक्स जो है ये इनह्यूमन टैक्स है। क्यों? क्योंकि आप काफी गरीब लोगों को क्या कर रहे हो, उनको ना खाने के लिए ना कुछ सब्जी, उस टाइम तो सब्जी एक लग्जरी मानी जाती थी। ठीक है, उस टाइम अगर एक गरीब इंसान अगर रोटी के साथ अगर थोड़ा सा नमक ही खाता था, इसके साथ ज्यादा से ज्यादा क्या ही खा लेगा, अगर आप वो नमक जो खाता था आप उस पर भी टैक्स लगा रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा क्या इनह्यूमन टैक्स है। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, इसको यूज किया। उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करनी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कैसे किया जा सकता है, हम उनको कनेक्ट करेंगे साल्ट के थ्रू। जैसे उन्होंने क्या किया, देखो गांधी जी ने गुजरात में किया, बट अब पूरे कंट्री में चलाना था और एक अकेले गांधी जी ये पूरा कर नहीं सकते थे। तो डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में क्या किया, इस मूवमेंट को चलाया। देखो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, राजा गोपालाचार्य, उन्होंने कहाँ पे किया था। अब आपसे वो पूछ सकते हैं कि तमिलनाडु में किसने किया था, जो कौन थे, राजा गोपालाचार्य ने। ठीक है, त्रिंकोपल्ली से उन्होंने क्या किया था, वदरनया। ठीक है, इस जगह पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लेकर गए थे। शायद ये आपको ना पूछें कि किस जगह से कहाँ पे लेके गए, बट मिनिमम आपको इतना पता होना ही चाहिए कि तमिलनाडु में किस लीडर ने उसको लीड किया था। आपको कम से कम लीडर्स के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, देखो मालाबार में क्या किया था, ए केलापन ने। ठीक है, देन अगेन अगर आप नाम किस जगह में उन्होंने किया था ये नहीं रखना चाहते हो कि स्पेसिफिक लोकेशन, तो आपको जरूरत नहीं है, बट कम से कम इतना पता होना चाहिए कि मालाबार कोस्ट के आसपास होना चाहिए। ठीक है, इन आसाम, आसाम में किसने किया था, आसाम में एक पावरफुल एजिटेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट द इनफेमस कनिंगम सर्कुलर which forced parents, guardians and students to furnish allowances of their good behavior। अब देखो अब इंडिया में हर एक पार्ट में ना ब्रिटिश कुछ ना कुछ क्या कर रहे थे, उन्होंने कोई कोई प्रॉब्लम लाई हुई थी। अब जो एरिया कहाँ पे थे, हमारे सी के आसपास थे, उनमें क्या चल रहा था, ज्यादातर प्रॉब्लम चल रही थी उनमें। उन्होंने, गांधी जी ने बोला कि हम साल्ट्रा लाएंगे, तो सबको पता चल गया कि गांधी जी का ऐसा टॉपिक ढूंढ रहे हैं जिसमें हम हर किसी को रिलेट कर सकते। बट देन अगेन जो नॉर्थ इंडियन लोग थे, साउथ इंडियन लोग थे, उनको क्या चाहिए था, एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए थी कि वो किस तरीके से क्या कर सकें, दिखा सकें कि वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ कोई मूवमेंट चला रहे। तभी गांधी जी ने क्या बोला कि आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक उठा लो। जैसे गांधी ने, देखो देख क्या लिखा, आगे हम पढ़ते हैं, हमें पता चल जाएगा। गांधी स्टार्टेड अ प्रोग्राम बाय मार्चिंग विद हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी। क्योंकि गांधी ने जो स्टार्ट किया था गुजरात में, जो अहमदाबाद है वहां से वो दांडी की तरफ गए थे टू ब्रेक द सॉल्ट टैक्स। ठीक है, गांधी जी इवन आस्क्ड वुमेन टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट बाय पिकेटिंग इन फ्रंट ऑफ द लिकर शॉप। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि पिकेटिंग क्या होता है। पिकेटिंग होता है बेसिकली कि जब आप क्या करते हो, कोई भी एक शॉप है, एक शॉप के आगे जाके आप खड़े हो जाते हो, और आप किसी को फिजिकली नहीं रोकते, आप किसी को हाथों से नहीं रोकते, आप किसी को सिर्फ बाहर से खड़े होकर बोलते हो कि अरे भाई यहाँ पे क्यों लोगे, ये ब्रिटिशर्स लोग हैं, इनसे आप क्यों ले रहे हो, आप हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री से लो, आपको जो चीज चाहिए वो बाहर मेड इन इंडिया आपको मिल जाएगी। आपको बाहर के लोगों के लेने की जरूरत क्या है, यहाँ पे इतना अत्याचार करते हैं। वो सिर्फ लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कुछ चीजें बोल के। वैसे ही गांधी जी ने बोला कि वुमेन्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वो पिकेटिंग कर सकती हैं इन फ्रंट ऑफ द लिकर शॉप। ये आप, क्योंकि गांधी जी आपको पता है इंटॉक्सिकेंट के खिलाफ थे। आप साथ ही साथ कर सकते हो, बाइकआउट कर सकते हो फॉरेन गुड्स के। ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय इवन द मिल ऑनर्स। मिल ऑनर्स को भी कहा था कि आप रॉ मटेरियल भी नहीं लोगे, कहां से, जो कहां से आ रहा है, लंदन से आ रहा है। इन नॉर्थ वेयर द स्कोप ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह वाज लेस,
पीपल डिफाइन गवर्नमेंट अथॉरिटी बट नॉट पेइंग चौकीदारी टैक्स। देखो अब मैंने क्या बोला था आपको, ये उन लोगों को मना किया था टैक्स देने के लिए जो सॉल्ट के लिए जो कहाँ पे रह रहे हैं, हमारे शोर एरिया में रह रहे हैं, जो हमारे कहाँ पे रह रहे हैं, बीचेस के आसपास रह रहे हैं, जहाँ पे सी के आसपास रह रहे हैं। बट जो लोग हिंटरलैंड में रह रहे हैं, इनसाइड रह रहे हैं, उनके लिए तो कुछ और होना चाहिए था ना। कुछ उन्होंने बोला कि आप क्या कर सकते हो नॉर्थ में अगर आप ये चौकीदारी टैक्स देते हो, क्योंकि चौकीदारी टैक्स आप कैसे देते थे, चौकीदारी टैक्स हो गया कि आप क्या करते हो, ये एक ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने बोलता कि हम आपको क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे एक विलेज को, और विलेज में हम एक अपॉइंट कराएंगे चौकीदार। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बोला कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, पैसा उनके पास बहुत है, ऐसी बात नहीं है, बट वो पैसा खर्च करना नहीं चाहते इंडियंस पे। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम क्या करेंगे, आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम आपको एक चौकीदार प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो वॉचमैन वगैरह होते हैं। तो पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका चौकीदार टैक्स देना पड़ेगा। आपकी प्रोटेक्शन के लिए हम आपके लिए ला रहे हैं और आपको ही पैसा देना पड़ेगा, उसको कहते हैं चौकीदारी टैक्स। तो गांधी जी ने उनको लोगों को बोला कि आप क्या करो, ये चौकीदारी टैक्स देना ना बंद कर दो, ठीक है। नो रेंट नो रेवेन्यू कैंपेन्स टू वर स्टार्टेड इन सम स्टेट। तो कुछ स्टेटों में इन्होंने इस तरीके के स्लोगन, क्योंकि हर स्टेट अपने हिसाब से चल रही थी, इनको लग रहा था कि हम इस नाम चाहे साल्ट सत्याग्रह का चल रहा है, पर हर एक एरिया में जो साल्ट, जो मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे शोर लाइन्स के आसपास नहीं रह रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ तो करना था ना इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए। तो हर कोई अपने हिसाब से कर रहा था। तमिलनाडु में राजगोपालाचार्य लीड मार्च सिमिलर टू डांडी मार्च। उन्होंने डांडी मार्च के हिसाब से, उन्होंने जैसे डांडी मार्च गांधी ने चलाया था, वहाँ पे राजगोपालाचार्य ने कहाँ पे चलाया था, हमारे तमिलनाडु में, ठीक है, फ्रॉम ट्रिंकोपोली टू विदर्नयम, ठीक है। और गुजरात में किसने चलाया, सरोजिनी नायडू ने, जो उस टाइम की एक फेमस पोइट्रेस थी, हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस एंड हैड बीन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो एक बार प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सरोजिनी नायडू थी, अगर चलो आप, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन लेडी थी ना जिन्होंने क्या किया था, आईएनसी को क्या किया था, प्रिसाइड किया था। बट जो फर्स्ट लेडी ने प्रिसाइड किया था वो कौन थे, एनी बेसेंट। ये दोनों चीज रखना, याद रखना, अगर आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट इंडियन लेडी कौन है जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था, तो इंडियन लेडी है सरोजिनी नायडू। बट अगर फर्स्ट लेडी की बात की, क्योंकि एनी बेसेंट यहाँ की रहने वाली नहीं थी, तो आपको इतना पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फर्स्ट कौन सी लेडी जिन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था, तो आपको आंसर होना चाहिए एनी बेसेंट। अगर हो सके तो आप इनके ईयर भी याद रख लें और किस सेशन में उन्होंने किया था, क्योंकि देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, जो सेशन है उसमें आपके लिए हो जाएगा कि फर्स्ट ब्रिटिशर कौन था जिसने उसको प्रिसाइड किया था, फर्स्ट मुस्लिम लीडर कौन थे जिन्होंने प्रिसाइड किया था, कौन से ऐसे लीडर हैं जिन्होंने 3 टाइम्स उसको प्रिसाइड किया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन के आंसर आप खुद ढूंढना, अगर आप खुद ढूंढोगे ना, तो क्योंकि आपने एफर्ट लगाया हुआ है तो आपको इसका आंसर याद भी रहेगा। अगर मैं इस टाइम आपको बता दूं, मुझे पता है कि आप इतना एफर्ट भी नहीं करोगे कि आप उसको उतारोगे, नहीं लिख लोगे, कम से कम इतना याद रखो। फर्स्ट वुमन कौन थी, चलो मैंने इतना आपको बता दिया, एनी बेसेंट। और फर्स्ट इंडियन वुमन कौन है, सरोजिनी नायडू। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये याद भी रख लो कि किस जगह वो सेशन हुआ था और किस ईयर में वो सेशन हुआ था, देन इट विल बी सफिशिएंट। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। और जो 1960 में सेशन हुआ है उसके बारे में याद रखना, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन थे, माजूमदार, अंबिका माजूमदार। याद रखना, ये आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्या लिखा है, जो सरोजिनी नायडू थे, जो उस टाइम की फेमस पोइट्रेस थी, who was a prominent leader of the Congress, had been president of the Congress, led non-violent satyagrahs in the march to the salt depots owned by the government. सॉल्ट डिपो में लेके गए उनको, जहाँ पे जिन्होंने गवर्नमेंट ऑन करती थी। ओवर 300 सत्याग्रहीज वर सेवरली इंजर्ड एंड टू किल्ड इन ब्रूटल लाठी चार्ज बाय द पुलिस। ऑब्वियसली बात है, पुलिस ने उनको स्पेयर नहीं करना था, उनके ऊपर लाठी चार्ज हुई और दो काफी ज्यादा तो सेवरली इंजर्ड हुए, बट एट द सेम टाइम 2 की डेथ भी हो गई थी। There were demonstration, हड़ताल्स, बाइकॉट इन ऑफ फॉरेन गुड्स एंड लेटर रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस। अभी हमने बात की थी कि किसकी बात चल रही है, चौकीदारी टैक्स की बात चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने क्या कोई और डिफरेंट टाइप के टैक्सेस थे, उनको देने को मना कर दिया। लैक्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट एंड इंक्लूडिंग द लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। देखो अब मैं आपको एक बता देता हूँ कि जब ना ये दांडी मार्च चला था ना, तो इसको सब लाइट लेके चलते, उनको लगा था क्या फर्क पड़ता है, एक इंडियन है गांधी जी,
उनके साथ कितने ही आदमी आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने स्टार्टिंग में बोला कि हाँ हम क्या करते हैं, इन पर थोड़ी नज़र रखते। तो ब्रिटिशर्स ने नज़र रखी थोड़ी, तो उन्होंने स्टार्टिंग में उन्होंने पूछा भी कि जब दांडी मार्च स्टार्ट हुआ, उन्होंने बोला हमें बताओ कि पोजीशन क्या है, हमें ये बताओ कि इन्होंने मार्च स्टार्ट किया उसमें लोग कितने। उस टाइम इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, और जो उनके ब्रिटिशर्स आर्मी के लोग थे, उन्हें पुलिस वालों ने बता दिया कि हाँ इतने ज़्यादा लोग नहीं, तो ब्रिटिशर क्या हो गए, थोड़े आराम से हो गए। उन्होंने बोला कि हाँ हमें अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है। और उसी टाइम जो अमेरिका की टाइम्स मैगजीन होती थी, तो वो काफ़ी मजाक उड़ा रहे थे इंडियंस का। उन्हें बोलता कि देखते हैं ये एक आदमी है जो हंगर स्ट्राइक करता रहता है, और इसने इन्होंने स्टार्ट किया एक डांडी मार्च, देखते हैं ये कब तक चलेगा। ठीक है, एक अनसिविलाइज्ड लोगों ने ये हरकत की हुई है, तो इस टाइम वो हमें सिविलाइज्ड भी नहीं समझ रहे थे। ठीक है, तो टाइम्स मैगजीन में इस तरीके से बात की जा रही थी। बट चलते 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 जब वो अपनी मंजिल में पहुंचे, उस टाइम ना उनके पीछे इतने सारा इंडियंस आ गए, इतना बड़ा बेस बन चुका था मूवमेंट का, कि टाइम्स मैगजीन में ना अब उसके बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई। उन्होंने देखा कि लाठी चार्ज हो रही है, उन्होंने ये बताना भी शुरू कर दिया सबको कि देखो सब पे ब्रुटैलिटी हो रही है, सबसे नॉन, पर इन ये नॉन वायलेंट रह रहे हैं, ये आगे कोई, उसमें आप क्या कर देख रहे हो कि वो हम पे हमला नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, और लोगों के साथ पेशेंस लेवल देखो। उस टाइम जब उन्होंने ये न्यूज़ छापनी स्टार्ट की, उनका व्यू चेंज हुआ। ये न्यूज़ पढ़ के ना अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स पे ना प्रेशर आना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि आपको पता टाइम्स मैगजीन काफी बड़ी मैगजीन थी यूएस की, और एट द सेम टाइम अगर टाइम्स मैगजीन किसी न्यूज़ को फॉलो कर रही है, तो उस टाइम यूके के जो न्यूज़पेपर होंगे, उस टाइम के टीवी चैनल्स होंगे, कुछ भी होगा, ठीक है, टीवी चैनल्स उस टाइम बेसिकली होते नहीं थे, तो न्यूज़ चैनल्स में जो न्यूज़ में वगैरह, न्यूज़पेपर में वगैरह क्या होता था, वो काफ़ी इंडियंस के बारे में काफ़ी छापना शुरू कर दिया, और लोगों को लगना शुरू हो गया कि हम इंडियंस के साथ ना जस्ट बिहेव नहीं कर रहे हैं। और जब ना लोगों के परसेप्शन किसी चीज़ के बारे में चेंज होता है ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको आती है? दोस्त हु आर इन पावर। इस टाइम अगर इंडियन का परसेप्शन चेंज हो जाए, मान लेते हैं किस पे, इस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, लोगों के परसेप्शन की वजह से गवर्नमेंट चल रही है। क्यों? क्योंकि परसेप्शन है, लोगों को लग रहा है हाँ ये काम कर रहे हैं, इनके पास पावर है, ठीक है, तो वो वोट करेंगे नेक्स्ट उसमें, इलेक्शंस में। अगर उनको लग रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है, तो ऑब्वियसली बात है परसेप्शन चेंज हो जाएगा, वो हटा देंगे, अगले साल ही हट जाएगी गवर्नमेंट, सॉरी अगले साल नहीं हटेगी, 2024 में जब इलेक्शन होंगे हट जाएगी। तो उस टाइम गवर्नमेंट को लगा कि हमारी जो पीपल है, हमारे सिटीजन हैं यूके में, उनका परसेप्शन चेंज हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा कि उनको लगे कि हाँ हम भी रीजनेबल है। तो उन्होंने क्या बोला अरविंद को कि गांधी जी के पास जाओ और उनसे क्या करो, टॉक करो। देखो इससे पहले ना गांधी जी उनके पास कुछ पॉइंट लेके गए थे, अरविंद ने देखा तक नहीं उनकी तरफ, क्योंकि ये अरविंद को ना उस टाइम ना सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स चल रहा था, उसको लगता है ये काफी अनपढ़ लोग हैं, इनसे ज्यादा मुझे, ये बारबैरिक लोग हैं, इनसे मुझे ज्यादा इन्वॉल्व होना नहीं है। अब जब अरविंद आया ना पहली बार, अब अरविंद के ऊपर प्रेशर था, तो अब पहली बार आके वो बैठा गांधी जी के साथ, तो अब वो ना सुपीरियर होके नहीं आ रहा है, अब पहली बार ना वो सेम टेबल में बैठ रहे एज इक्वल्स। तो हम आगे देखते हैं क्या हो रहा है। द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस was to be held in 1931 in London. In 1930, the Salt Satyagraha was conducted in India and Gandhi received worldwide attention. The British government in India was criticized for their unjust treatment to the Indians. अभी हमने बात की। Gandhi and many other leaders were imprisoned along with a thousand of Indians. क्यों? क्योंकि गांधी जी जैसे डांडी में पहुंचे, उन्होंने क्या किया, 60 लाख को ब्रेक किया। जब 60 लाख को ब्रेक किया तो ये इलीगल एक्टिविटी, ऑब्वियस सी बात है। जब उन्हें 60 लाख एक्टिविटी उन्होंने ब्रेक किया, तो उनको क्या हो गई थी, प्रिजन में डाल दिया गया था। अब अरविंद ने क्या बोला कि हाँ भाई ठीक है, हम क्या करते हैं, उनको प्रिजन से बाहर निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। लॉर्ड अरविंद वांटेड द इशू टू कम टू एन एंड, और अरविंद भी चाहता था कि जल्दी से जल्दी इस इशू का किया जाए, कम किया जाए, क्योंकि इस इशू को बहुत ज्यादा खींचा जा चुका था। सो गांधी जी वर रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन इन जनवरी 1931। द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल अथोराइज गांधी जी टू होल्ड टॉक्स विद लॉर्ड अरविंद। वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि हाँ गांधी जी आप क्या करो, अरविंद से टॉक करो। अकॉर्डिंगली गांधी जी met Irving and held negotiations. It was for the first time that the two were met as equals. देखो इससे पहले गांधी ने उसके सामने पॉइंट रखे थे, मैंने आपको बोला ना गांधी एक दो बार इनसे मिल चुके थे, लेकिन उस टाइम जो अरविंद था उसको सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, उसको लगा था इन बारबैरिक लोग से मुझे कनेक्शन रखना नहीं है। बट पहली बार हो रहा था क्या कि ये दो एज इक्वल्स मिल रहे थे, ना कि कोई इंफीरियर और सुपीरियर था।
तो गांधी जी ने क्या बोला कि एक पैक्ट साइन करना पड़ेगा आपको, और ये पैक्ट ना दो रीजन की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, बहुत ज्यादा फेमस। एक तो बहुत ज्यादा अभी तक हम हर किसी को पता है, ये अगर नहीं पता होगा तो आज आपको पता चल जाएगा क्या कि ये एक पैक्ट एक रीजन की वजह से ना बहुत ज्यादा ही फेमस है। अभी हम पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो गांधी जी ने बोला कि ठीक है, अभी आपने लास्ट टाइम बात की थी कि आपको क्या करना है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखनी है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो ऑलरेडी हो चुकी थी। अरविंद ने बोला एक काम करो, आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आके बैठो। तो गांधी जी ने बोला कि क्विड प्रो क्यों, क्विड प्रो क्यों क्या हो गया कि फेवर इन फेवर के बदले फेवर देना पड़ेगा आपको। क्या होता है क्विड प्रो क्यों, इस हम कहते हैं फेवर के बदले आपको करना पड़ेगा, फेवर देना पड़ेगा। हम तो आ जाएंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठने के लिए, बट आप हमारे लिए क्या कर रहे हो, हम आपके सामने क्या रखते हैं, कुछ पॉइंट्स रखते हैं। अगर आप ये क्या करो, सारे के सारे पॉइंट मान लो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आके बैठ जाएंगे। तो इससे आपसे आपको सबसे पहली बात क्या पता चलती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए इसी के रिलेटेड के इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में, मतलब नीचे आ जाता है ना कौन सा ऑप्शन गलत है कौन सा सही है, उन्होंने बोला कि फर्स्ट लैंड टॉपिक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या इंडिया गांधी जी ने ये डिमांड रखी थी। वो क्वेश्चन सीधा ही गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपको इतनी दिमाग में होना चाहिए कि हाँ भाई फर्स्ट में तो उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है। तो ये तरीका क्या क्वेश्चन को अप्रोच करने का, इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन को। क्यों, क्योंकि आपका सबसे पहले अप्रोच क्या रहनी चाहिए, ये कोई क्वेश्चन है जिसके चार ऑप्शन है बी सी डी, अगर आप एक ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देते हो ना, तो ऐसे आपके 25% से चांसेस इंक्रीज होकर 33% पहुंच जाते हैं। और अगर आपने दो कर दो तो 55% पहुंच जाओगे आप, सॉरी 50% पहुंच जाओगे आप। तो कोशिश क्या करो कि किसी तरीके से क्वेश्चन एलिमिनेट करने की कोशिश, आंसर एलिमिनेट किया जाए। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर एग्री टू टेक पार्ट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी ने बोला हम करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बट द इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ साथ क्या कर देगी, विल स्टॉप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम जो आप कह रहे हो हम वो भी मान लिया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी हम हिस्सा ले रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी खत्म कर देंगे। विड्रॉल ऑफ ऑल द ऑर्डिनेंस दैट कर्व द एक्टिविटीज ऑफ द कांग्रेस। आपने जितने भी ऑर्डिनेंस पास किए ना, ऑर्डिनेंस क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि गवर्नर के पास एक पावर होती है, गवर्नर जनरल के पास एक पावर थी लॉ बनाने की। जैसे इस टाइम हम उसको क्या कहते हैं, वो पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। ये भी सुनते रह करो, क्यों, क्योंकि आपका पॉलिटी भी ऑप्शन है, सॉरी सिलेबस में है, तो पॉलिटी में भी आपको हो सकता है कि ऑर्डिनेंस कौन पास कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है प्रेसिडेंट। तो गांधी जी ने बोला कि आपने जितने भी ऑर्डिनेंस पास किए हैं, जितने भी लॉ पास किए हैं अगेंस्ट द कांग्रेस, उसकी एक्टिविटी को कर्ब करने के लिए, तो आपको सबके साथ विड्रॉल करने पड़ेंगे। विड्रॉल ऑफ ऑल द प्रोसिक्यूशन एक्सेप्ट दोस इन्वॉल्व इन वायलेंट क्राइम्स। अगर जो वायलेंट क्राइम इन्वॉल्व है ना, जो लोग किसी ने पुलिस वाले को मार दिया या कुछ कर दिया, आप उनके खिलाफ आप चार्जेस चाहे मत हटाओ, बट एटलीस्ट उनके खिलाफ आप सारे चार्जेस हटा दो जो सिर्फ क्या कर रहे थे, नॉन वायलेंट एक्टिविटी कर रहे थे, जो सिर्फ हड़ताल कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, जिन्होंने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। रिलीज ऑफ दोस who were arrested for taking part in civil disobedience movement। जिन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट किया था और आपने बिना मतलब उनको उठा के जेल में डाल दिया, उन सबको रिलीज करो। रिमूवल ऑफ सॉल्ट टैक्स, क्योंकि बात ही सॉल्ट टैक्स से स्टार्ट हुई थी, इसको रिमूव कर दो। द गवर्नमेंट एग्री टू विड्रॉल ऑल द ऑर्डिनेंस। गवर्नमेंट ने मान भी लिया, उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम ऑर्डिनेंस सारे कर लेते हैं। दे एग्री टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स टू सेव दोस इन्वॉल्व इन द वायलेंस। ठीक है, उन्होंने साथ साथ प्रिजनर्स को इन्वॉल्व किया और सिर्फ उनको छोड़ा नहीं जो वायलेंस के साथ वायलेंस इन्होंने की हुई थी। इट एग्री टू अलो पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लॉथ। उन्होंने बोला कि हाँ, पहले जो पिकेटिंग चलती थी वुमेन्स को ये लाठीचार्ज वुमेन्स के ऊपर भी कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वो पिकेटिंग कर रही थी, वो उनके सामान बिकने नहीं देते थे। इट एग्री टू रिवोक द बैन ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इससे पहले ना अरविंद ने क्या कर दिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बैन निकाला था, वो भी हटवा दिया। इट एग्री टू रिस्टोर द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज ऑफ द सत्याग्रही। क्यों, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बोला था कि अगर कोई भी इन्वॉल्व होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, जब्त कर देंगे। उन्होंने बोला कि आप जितनी प्रॉपर्टी आपने जब्त की है सबकी सब रिलीज करो। इट एग्री टू परमिट द कलेक्शन ऑफ द सॉल्ट बाय द स्टेट नियर बाय द। उन्होंने बोला कि कम से कम जो लोग सी के आसपास रह रहे हैं उनको तो आप इजाजत दो ना, चलो मान लेते हैं नॉर्दर्न स्टेट में आप क्या कर सकते हो, सॉल्ट कम, टैक्स नहीं कम कर सकते, बट एट लीस्ट जो लोग साथ में रह रहे हैं उनको आराम से तो लेने दो, उनको परमिट की वगैरह जरूरत ना पड़े, उनको आराम से आप क्या करने दो, कम से कम सॉल्ट तो लेने दो। इट एग्री टू फॉरगो फाइन्स
नॉट येट कलेक्टेड। अभी तक जिन जिन फाइन ब्रिटिशर्स ने लोगों पे लगाए थे, अगर उन्होंने कलेक्ट नहीं किया था, अगर तक लोगों ने अभी तक भरे नहीं था फाइन, उन्होंने बोला कि सबके सबको कैंसिल कर दो, वो नहीं देने वाले वो। जैसे क्या हो गया था, फार्म लोन वेवर, ठीक है, जो इसको मिल रहा था, पीजेंट्स को मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि फार्मर्स क्या करते हैं, जब इलेक्शन आने वाले होते हैं, इलेक्शन से 1 साल पहले जो ले लेते हैं, क्या पहले 4 साल ऐसा नहीं करेंगे, जो इलेक्शन के आसपास क्या आ जाता है, ईयर आ जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, वो लोन लेते हैं और लोन वापस चुकाते नहीं है। अब उनके ना चुकाने का रीजन क्या है, उनको पता है कि हर बार ना जो पॉलिटिकल पार्टी आएगी हमारा फेवर लेने के लिए, वो बोलेगी हाँ आपका फोन जो लोन है उसको वेव कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, तो आप हमें वोट दो। तो इसलिए वो भी केयरलेस हो गए आप, ठीक है। तो वैसे ही वो जैसे चुकाते नहीं है, वैसे भी इन्होंने क्या बोला कि अभी जब आप हमारी बातें मानने वाले हो, तो अगर अब भी आपने किसी पे फाइन लगाया, जो आपको किसी ने फाइन देना है, अगर वो नहीं दे पाया, तो उसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो। इट एग्रीड टू द लीनियंट ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड रिजाइन फ्रॉम द सर्विस इन द वेक ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्योंकि गांधी जी ने बोला था कि जो सिविल सर्वेंट है उनको भी क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। उन्होंने बोला कि अगर जिन जिन लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट का सॉरी साथ दिया था, सत्याग्रही का साथ दिया, जिन्होंने इस मूवमेंट को आगे चलाया, उनके खिलाफ आपको करना पड़ेगा, लीनियर ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी उनके साथ। आपको आप उसको उनको रेजिग्नेशन नहीं दे, सॉरी आप उनको डिसमिस नहीं कर सकते, उनको हटा नहीं सकते, उनको पनिशमेंट नहीं दे सकते, एक तरीके से आपको अच्छी तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा। गांधी जी की सभी डिमांड्स मानने की, बट ये 2 डिमांड नहीं मानी, और एक डिमांड की वजह से ना गांधी जी को आज तक इतनी ज्यादा हेट मिल रही है, वो सेकंड डिमांड है, ठीक है। बट फर्स्ट भी आप याद रख लेना, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि गांधी अरविंद पैक्ट काफी ज्यादा हिस्टोरिक पैक्ट था, तो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि आप चाहे ये याद न रखो कि कौन कौन सी बातें एग्री की थी, ये पता होना चाहिए कि कौन सी बातों में उन्होंने डिसएग्री किया था। डिसएग्री किसमें किया, उन्होंने बोला पब्लिक इंक्वायरी इनटू द एक्सेस, पुलिस एक्सेस ड्यूरिंग द सप्रेशन ऑफ द मूवमेंट। अब उन्होंने बोला कि जो पुलिस क्या कर रही थी, एक्सेस ब्रुटैलिटी कर रही थी, जो नॉन वायलेंस कर रही थी, उसमें इंक्वायरी बैठनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये जो लोग जो क्या हमारे पुलिसमैन है, ये लोगों पे कितना अत्याचार करते हैं, बिना मतलब के उन्होंने लाठी चार्ज किया, कितनों लोगों को मारा है। बट उन्हें बोला, अरविंद ने बोला कि नहीं, हम ये आपकी बात नहीं मान सकते, क्योंकि हमने उनको ऑर्डर दिया था और उनको पूरी इजाजत थी कि वो क्या कर सकते हैं। हाँ, उस टाइम उनको जैसे स्टेप लेने पड़ेंगे उनको लेने की इजाजत थी। और गांधी जी ने बोला था कि आप क्या कम्यूट कर दो डेथ सेंटेंस ऑफ भगत सिंह एंड इज एसोसिएटेड टू लाइफ प्रिजनमेंट। इससे क्या जवाब पता चलता है आपको, कि इससे आपको 2 चीजें पता चलती हैं। एक, प्रेसिडेंट की एक पावर होती है, एक जुडिशियल पावर होती है प्रेसिडेंट की। कौन सी होती है, 5 टाइप्स की होती है, उनमें से वन ऑफ दोस 5 पावर्स आर कम्यूटिंग। कम्यूटिंग होता है क्या, कम्यूटिंग आपको ऑप्शन आ सकता है, कम्यूटिंग क्या होता है, कम्यूटिंग होता है कि एक सजा को दूसरी में कन्वर्ट कर देना। तो गांधी जी ने यहाँ पे यही बोला, कम्यूट कर दो, चेंज कर दो। जो भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को क्या हुआ था, फांसी की सजा मिली थी, अब चलो आप उनको छोड़ नहीं रहे हो, तो कम से कम क्या कर दो, उनको लाइफ सेंटेंस दे दो, पूरी उम्र क्या दे दो, आप उनको फांसी की सजा मत दो। लेकिन ये बात किसने नहीं मानी, अरविंद ने नहीं मान ली, ठीक है। इसकी वजह से ना गांधी जी का यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा नाम खराब है। तो उसके बाद क्या हो गया, कराची सेशन आया। अब गांधी जी की जो बातें अरविंद ने मान ली थी। अब देखो बात ये भी नहीं है कि गांधी जी ये नहीं चाहते थे, चाहे गांधी जी चाहते थे कि नॉन वायलेंस के हिसाब से ना चले, हम सॉरी हम वायलेंस के हिसाब से ना चले, नॉन वायलेंस के हिसाब से चलने, और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने क्या किया था, उनके पार्लियामेंट में उन्होंने बम फेंकने की कोशिश की थी। बट जिस हिसाब से यहाँ पे क्या चल रहा था, नेगोशिएशन चल रही थी उस टाइम का, पॉलिटी पॉलिटिकल टर्माइल चल रहा था, तो हो सकता है, अब बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम अगर इतनी सारी, देखो कितनी सारी उनकी डिमांड मानी भी गई है, इतनी डिमांड मानी गई है और इतनी डिमांड मानी गई है, तो गांधी जी को लगा हो कि मे बी अगर मैं एक डिमांड को लेके हर चीज कैंसिल कर देता हूँ, तो मे बी ये वापस हमें ये ऑप्शन ना मिले, इस डिमांड का हमें इतना ज्यादा वो ना मिले, क्योंकि ब्रिटिशर्स हैं, वो बोलेंगे ठीक है आपको नहीं चाहिए ले जाओ, हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है। मे बी गांधी ने उस टाइम क्या कर दिया, मान लिया। बट देन अगेन ये इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है, आपको जैसे इंटरप्रेट करना आप इंटरप्रेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जब गांधी जी ने ये स्टांस लिया, तो कराची सेशन में, वो कब हुआ था, इन मार्च 1931 अ स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड एट कराची टू एंडोर्स द गांधी अरविंद पैक्ट। जो गांधी जी ने अभी पैक्ट साइन करके आए थे, उसको एंडोर्स करने के लिए कि हाँ हम मानते हैं कि गांधी जी ने क्या किया, जो पैक्ट किया हुआ है
हम उससे फुल्ली एग्री करते हैं। इस सेशन के ना 6 दिन पहले, क्यों ये कब हुआ था, 29 मार्च को, और एग्जैक्ट 6 दिन पहले 23 मार्च 1931, ये डेट ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ना हमारे देश ने ना 3 रेवोल्यूशनरी को खोया था, जिन्होंने देश के लिए ना जान तक निछावर कर दी। तो आपको अगर पूछ सकते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा कब हुई थी, वो थी 23 मार्च 1931 को। तो उसी के 6 दिन बाद क्या हुआ, कराची सेशन हुआ, और उसके 6 दिन पहले क्या हो गया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ना एग्जीक्यूट कर दिया गया। थ्रू आउट गांधी जी रूट एट कराची, टू द कराची, ही वॉज ग्रेटेड विद ब्लैक फ्लैग्स। और गांधी जी और डेमोन्स्ट्रेशन जो झेलना पड़ा, क्योंकि उनको ब्लैक फ्लैग सभी दिखा रहे थे, उनको बोल रहे थे कि आपने इतना भी नहीं कर पाए। इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट his failure to secure the commutation of death sentence for the Bhagat Singh and his comrades. तो ऑब्वियसली बात है कि यंगस्टर्स के लिए गांधी जी की इज्जत थोड़ी सी कम हो गई थी। कांग्रेस रेजोल्यूशन एट कराची। अब जो कराची सेशन था उसमें कांग्रेस ने क्या क्या रेजोल्यूशन लिया। While disapproving and disassociating itself from the political violence, the Congress admired the bravery and the sacrifice of three martyrs. उस टाइम उन्होंने कराची सेशन में बोला कि हाँ, हम इस नॉन वायलेंस के साथ नहीं है, बट फिर भी हम उनकी ब्रेवरी और सेक्रीफाइस की पूरी इज्जत करते हैं, जो भगत सिंह और उनके दोस्तों ने की थी। द दिल्ली पैक्ट और गांधी अर्बन पैक्ट वॉज एंडोर्स। उन्होंने बोला कि हाँ, हम इसको मानते हैं। द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज रिटेरिएटेड, और पूर्ण स्वराज के लोग गोल को वापस ले लिया गया। उन्होंने बोला कि हम इसमें ज्यादा इतना सोचेंगे। टू रेजोल्यूशन फॉर पार्ट। अब उस टाइम क्या हुआ, उस सेशन में उन्होंने बोला कि हाँ देखो, इतने सारे हमारी प्रॉब्लम्स तो मान ली गई हैं, अब हमने क्या करना है, आगे किसके बारे में हमने सत्याग्रह चलाना है, हमने कौन सी 2 चीजें हैं जिसके लिए ब्रिटिशर्स को मनवाना है, कौन से 2 हमारे कोई भी टॉपिक्स हो गए, मतलब सब्जेक्ट हो गए, जिसके रिलेटेड हमने क्या करना है, ब्रिटिशर्स को आगे मनवाना है। एक फंडामेंटल राइट्स और दूसरा क्या था, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए कि कौन से 2 सब्जेक्ट थे। उन्होंने बोला था कि हाँ, इस मोमेंट के बाद ना हमने बाकी चीजों को छोड़ना है, अब इन 2 चीजें हमने, ये 2 चीजें हमें चाहिए। क्योंकि देखो अभी यहाँ पे ना आज़ादी वगैरह कुछ बातें चल जाए, उनको लग गया था कि हाँ देखो, हेस्ट में अगर हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, कोई भी चीज़ डिमांड करेंगे, जैसे आज़ादी हो गया, डोमिनियन स्टेट हो गया, तो हमारी बातें कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा इतना लेवरेज है नहीं ब्रिटिशर्स पे। तो हमें धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्नैच करना पड़ेगा उनसे। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम पहले फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करें और इकोनॉमिक प्रोग्राम से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक फंडामेंटल राइट मिलेंगे तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको वो अच्छी तरीके से डेवलप हो पाएंगे। और अगर इकोनॉमिक हमें प्रोग्रेस मिल गई तो लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें इन 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और उन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट में हमें क्या क्या चाहिए। उन्होंने बोला कि हमें फ्री स्पीच चाहिए और फ्री प्रेस चाहिए, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन चाहिए। अब हम एसोसिएशन बनाने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। देखो इस टाइम के आर्टिकल किसके अंदर आता है, 19A के अंदर, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। जब एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप एक सब्जेक्ट को दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश किया करो। जब आपको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये भी आर्टिकल 19 के अंदर आता है, ठीक है, आई थिंक सी के अंदर, 19C के अंदर है, बी और सी, आई एम नॉट श्योर। हाँ, ये इंटरचेंज हो सकता है। राइट टू असेंबल, टू फॉर्म एसोसिएशन, आई थिंक दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी, 19C, सब क्लास सी, ठीक है। एक बार आप एक इन दोनों को चेक कर लेना कि मैंने इंटरचेंज ना कर दिया। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, बट हमें ये लीगल राइट की तरह मिला हुआ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इक्वल लीगल राइट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स। इसका मतलब क्या है कि आपको राइट्स इक्वल मिलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, हमारे आर्टिकल 15 के अंदर आता है। न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट्स इन रिलीजियस मैटर। अब हमारे पॉलिटी में इस टाइम रिलीजन की आपको आज़ादी कहाँ पे मिलती है, आर्टिकल 25 से 28 के आसपास। ये भी आपको याद रखना चाहिए। मैं आपको कहना चाहूँगा, पॉलिटी अगर आपने नहीं पढ़ी है या पढ़ भी ली है, तो आपको कम से कम आर्टिकल 1 से 51A तक आपको कम से कम पता होना चाहिए। आपको ऑन द स्पॉट पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ लेगा आर्टिकल 21 क्या होता है, 31 क्या होता है, 35 क्या होता है, कुछ भी क्या होता है, आपको मिनिमम उतना पता होना चाहिए उसके बारे में। फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इस टाइम किस आर्टिकल के अंदर आता है, 21A के अंदर आता है।
और किस अमेंडमेंट से आया था पॉलिटी में। देखो हिस्ट्री की क्लास चल रही है बट फिर मैं आपको कनेक्ट करके बता रहा हूँ। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुई थी उसमें क्या हुआ था, वहां से इसको हटाया था कहां से, डीपीएसपी। अब डीपीएसपी में कहां पे था वो उस टाइम, 45 में। और 45 आर्टिकल में क्या लिखा था कि 0 से लेके 16 की एज तक अगर कोई भी बच्चा, सॉरी 16 14 की एज तक, हाँ 16 14, नॉट कंसर्न अबाउट दैट। अगर कोई भी बच्चा है उसको क्या होना चाहिए, स्टेट को उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए और उसके डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। तो हमने क्या किया, 0 से लेकर 6 ईयर तक यहीं पे रहने दिया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। और 6 से लेके हमने 14 तक उठा लिया और उसको उठा के कहाँ पे डाल दिया, आर्टिकल 21 ए में। हमने बोला कि हाँ अब फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट जस्टिसबल होते हैं, तभी हमने उसको फंडामेंटल राइट में डाल दिया ताकि हर किसी को फ्री एंड एजुकेशन मिल जाए। उस टाइम हमने जब रेजोल्यूशन पास किया तो उन्होंने बोला कि हाँ फ्री और कंपलसरी उनको प्राइवेट एजुकेशन भी मिलनी चाहिए। प्रोटेक्शन टू कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज है ना, सिर्फ माइनॉरिटीज अब रिलीजन में नहीं होती है, माइनॉरिटी लैंग्वेज में भी होती है, स्क्रिप्ट होती है, लिंग्विस्टिक ग्रुप होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की माइनॉरिटीज होती हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको भी प्रोटेक्शन दी जाती है, आर्टिकल 29 एंड 30। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे आपको इसके बारे में पता होगा। और देखो आप किसकी बात कर चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स की, बट एट द सेम टाइम जो इकोनॉमिक रेजोल्यूशन आए थे उन्होंने बोला था कि हाँ इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या क्या हमें सरकार को मनवाना है। सब्सटैंशियल रिडक्शन इन द रेंट एंड रेवेन्यू इन केस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट। उन्होंने बोला कि हमें क्या करना पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो, रेवेन्यू ले रहे हो। क्यों, क्योंकि अगर आपने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम अगर कभी पढ़ा हो, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या होता है, ये आपको क्या करना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है 10/11। इसका मतलब समझ रहे हो आप, कि अगर आप क्या कर रहे हो, 100 kg ऑफ वीट अगर उगा रहे हो तो 92% आपको टैक्स देना पड़ जाएगा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में। ठीक है, आपको करना पड़ जाएगा, परमानेंट सेटलमेंट में आपको इतना टैक्स देना पड़ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ यू हैव टू डिक्रीज सब्सटैंशियल अमाउंट इन रेंट इन रेवेन्यू, आपको बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा। देखो परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा होता है रायतवारी सिस्टम, और तीसरा होता है महलवारी सिस्टम। इसके बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि ये तीनों सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये रेवेन्यू सिस्टम थे, रेंट के सिस्टम थे। देखो जो परमानेंट सेटलमेंट है ना, देखो जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है 10/11 सिस्टम आपको रेंट देना पड़ता है। एट द सेम टाइम ये परमानेंट सेटलमेंट क्या था, परमानेंट सेटलमेंट में ब्रिटिशर्स ना डायरेक्ट पीजेंट से लोन रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करते थे, उनके बीच ना जमींदार वगैरह होते थे। तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच इंटरमीडियरीज है, ठीक है, डायरेक्ट वो नहीं ले रहे। आपको दूसरी बात ये याद रखने के बीच इंटरमीडियरीज है। लाया किसने था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उस टाइम कौन थे, कॉर्नविल्स। कॉर्नविल्स ने क्या लाया था, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। तो शायद 1790s में आया था, बट हाँ 1790s 92 के आसपास शायद। एक बार आप डेट कंफर्म कर लेना, मुझे इतना याद नहीं है। वो ये किस एरिया में आया था, ये आया था हमारे, ये जो हमारे इंडिया इस ईस्टर्न सिस्टम में आया था। देखो आप कितनी चीज़ें याद रख सकते हो परमानेंट सेटलमेंट से। एक उसकी वैल्यू कितनी थी, 10/11।
इंटरमीडियरी थे जमींदार, क्योंकि डायरेक्ट ब्रिटिशर्स में लेते थे। किस गवर्नर जनरल ने पास किया था? कॉर्नवेलिस ने। कब? 1792 के आसपास। अब दूसरा हमारा क्या आ जाता है? देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपको आउट ऑफ टॉपिक जाके बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। दूसरा हमारा कौन सा आ गया? रयतवारी सिस्टम। रयतवारी सिस्टम। अब जो रयतवारी सिस्टम था वो किस एरिया में था? ये जो साउथ के एरिया में, क्योंकि साउथ के एरिया में ना जमींदार नहीं होते थे, तो इसका मतलब क्या है कि जो रयतवारी सिस्टम है उसमें ब्रिटिश ना डायरेक्ट क्या करते थे, पीजेंट से क्या करते थे ले लेते थे क्या, टैक्सेस। बट इनके टैक्सेस रेट फिर कम थे एज कंपेयर टू जो परमानेंट सेटल में था। इसमें क्या था? 1/4। इसमें कम से कम आप 25% का करते देते थे, आपको 92% नहीं देना पड़ता, 1/4 देना पड़ता था आपको। और रयतवारी सिस्टम लाया किसने था? ये लाया था मुर्मो ने। मुर्नो, थॉमस मुर्नो। थॉमस मुर्नो और अलेक्जेंडर रीड। मैंने काफ़ी देर हो गई ये किए हुए, तभी मेरे को थोड़ा दिमाग में याद आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मुझे खुद ये पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। बट देन अगेन इतना मुझे याद है कि शायद 1820 में आया था ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार फिर से आप क्या कर सकते हो, डेट चेक कर सकते हो, बट आई थिंक 1820 में आया था। किसने लाया था? थॉमस मुर्नो ने और अलेक्जेंडर रीड है। इसमें क्या हो रहा है? साउथ इंडिया में आया था सबसे पहली बात। दूसरा ये डायरेक्ट क्या करते थे, ब्रिटिशर्स पीजेंट से लेते थे। इसकी वैल्यू 1/4 या 1/6 के आसपास थी। और किन्ने इसका ब्रेन चाइल्ड था? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मोरनो। कब? 1820s में। और इसके बाद कौन सा आया था? महलवारी सिस्टम। आपसे हो सके तो एक बार इसको क्या करो, उतार जरूर लेना, क्योंकि ये तीन सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। महलवारी सिस्टम अब लाया किसने था? महलवारी सिस्टम लाया था हॉल्ट मैकेंजी ने। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी ने क्या सिस्टम लाया था? वो इन्होंने ये कब लाया था? 1822 के आसपास था शायद। आई थिंक ये, हाँ एग्जैक्ट डेट यही होगी, 1822 के आसपास। और इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला कि आप क्या कर सकते हो, एक दो पर्सन को देने से, एक इंडिविजुअली पर्सन से जाके आप टैक्स कलेक्ट करने से आप क्या कर सकते हो, एक विलेज, सपोज हमने एक विलेज ले लिया, और उस विलेज के जो एक हेड है ना, उस विलेज के हेड को हमने क्या बोल दिया कि देखो आपकी इतनी सारी लैंड है, हम इस लैंड के हिसाब से ना, हमें सीजन जैसे ही खत्म होगा, इस लैंड के हिसाब से मैंने लैंड को मेजर कर लिया, तो मुझे क्या चाहिए, 10 टन गेहूं चाहिए, बीट चाहिए, कुछ भी चाहिए, मतलब चलो 10 टन क्या मान लेते हैं हम, राइस चाहिए। तो अब ना ब्रिटिशर्स आएंगे किसके पास? चुप करके आएंगे यहाँ पे विलेजर का जो हेड है उसके पास। जब टाइम खत्म हो जाएगा, हेड के पास आएंगे, उसको बोलेंगे भाई निकालो 10 टन। अब ब्रिटिशर्स को कोई लेना देना नहीं है कि एक आदमी कितना उगा रहा है, दूसरा आदमी कितना उगा रहा है, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। अब वो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि अगर, अब ये प्रॉब्लम किसकी है इकट्ठा करने की, ये उस विलेजर की है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ आपको मेजर लैंड करके बता दिया, हमें इतना क्या चाहिए, वीट वगैरह चाहिए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। अब जो विलेजर का जो हेड है वही क्या करता है, लैंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, हर किसी से बोलता है कि हाँ तूने मुझे इतना राइस देना पड़ेगा, तुझे मुझे इतना राइस देना पड़ेगा। उसको बस एट द एंड ऑफ द डे उसको क्या करना है, सीजन को क्या करना है, 10 टन राइस जो करने है, 10,000 रुपये या 5,000 रुपये, अगर मनी के टर्म में बोले तो इतने पैसे तुम्हें क्या करने हैं, हमें प्रोवाइड करने हैं। तो इसे क्या कहते हैं, महल वाली सिस्टम। तो इसका, ये किसका ब्रेन चाइल्ड था? हॉल्ट मैकेंजी का। कब आया था? 1822 में। देखो ये जो महल वाली सिस्टम है और ये रयत वाली सिस्टम है, इन दोनों के प्राइस जो थे ना 2-3 साल बाद ना रिवाइज होते रहते थे, क्योंकि वो चेक करते थे कि देखो इनकी प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज हो रही है, कुछ रीजन की वजह से अगर इंक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो उस हिसाब से ना ये रिवाइज भी करते थे।
क्या कि पहले हम बोल दें कि हाँ 1 हेक्टर ऑफ लैंड से अगर कितने राइस उग रहे 10 kg, अब 5 साल बाद आके या 2 साल बाद आके वापस चेक करेंगे तो देखेंगे हाँ भाई यहाँ पे तो 10 kg नहीं, यहाँ पे 12 kg उग रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इनसे ज़्यादा टैक्स लेना पड़ेगा। बट ये जो परमानेंट सेटलमेंट थी उसमें वो क्या करते थे, एक बार जो सेट हो गया लिमिट, उसके बाद ना वापस ना उसको रिवाइज नहीं किया जाता। इसका मतलब क्या है कि अगर इसके बाद ना अगर कोई भी अगर एक लैंड है उसमें बता दिया कि हाँ इस लैंड से हमें 10 kg चाहिए, उस लैंड में अगर कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहा है, वहाँ पे फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, मैन्योर यूज कर रहा है, अच्छी तरीके से लेग्यूमिनस प्लांट लगा रहा है और इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके कितनी कर रहा है, 40 kg भी कर रहा है ना, तो अभी ब्रिटिश बनेंगे नहीं, हमने एक बार लगा दिया, हमें 10 kg चाहिए। बट देन अगेन इसके अमाउंट बहुत ज्यादा था ऑलरेडी, 10/11 था, इसका भी 1/6 था या 1/4 के आसपास था। क्या टैक्स, इतना ज्यादा टैक्स था नहीं इसका। और ये हॉल्ट मैकेंजी जो सिस्टम लाया था ये किस एरिया में था, ये वेस्ट इंडिया की तरफ था। अब देख रहे हो ये कौन सा सिस्टम है, परमानेंट सेटलमेंट का, ये कहाँ पे ईस्टर्न पोर्शन में है, साउथ सिस्टम में क्या था, रायतवाड़ी सिस्टम, और वेस्ट सिस्टम में क्या क्या, महलवाड़ी सिस्टम। ये 3 चीजें याद रखना। आई होप ये तीनों सिस्टम आपको पता चल गए होंगे। अब देखो एग्जाम्पशन फ्रॉम रेंट, अब सॉरी सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द रेंट एंड रेवेन्यू, देखो रेवेन्यू को कम कराने की बात की थी। एग्जाम्पशन फ्रॉम रेंट फ्रॉम अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स, अब जिन होल्डिंग्स से हमें कोई पैसा कमाई होती नहीं है उनके रेंट खत्म करना है। रिलीफ फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस, कितने लोगों पे, जो अभी मैंने लोन वेवर्स की बात की है, कितने लोगों पे कर्ज पे कर्ज चल रहा था, मैंने बोला कि हम क्या करना है, उसको खत्म करना है। कंट्रोल ऑफ उसरी, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, इंटॉक्सिकेंट मटेरियल को क्या करना है, कोई भी अगर आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, अल्कोहल यूज कर रहे हो, टोबैको यूज कर रहे हो, उसको बोला कि हाँ इसको हम क्या करना है, कंट्रोल करना है, इसको यूज नहीं करना। बेटर कंडीशन फॉर वर्क इंक्लूडिंग द लिविंग वेजेस, लिमिटेड और ऑफ वर्क एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन वर्कर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेम आज भी सेम कंडीशन चल रही है, वही बोलते हैं लिविंग वेजेस। तो लिविंग वेजेस क्या होता है, कम से कम एक इंसान सर्वाइव तो कर सके ऑनरेबली, और लिमिटेड आवर होने चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं है कि आप दिन में आप 15 घंटे काम करा रहे हो। राइट टू वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू फॉर्म यूनियन, यूनियंस की बात भी चल रही है जिसके बारे में आप पीछे बात कर चुके हैं। वर्कर्स को यूनियन बनाने की इजाज़त देनी चाहिए। स्टेट ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ की इंडस्ट्रीज, मिनरल एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे माइंस होगी, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये स्टेट के अंदर ही रहना चाहिए, ये प्राइवेट एंटिटीज को नहीं मिलना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, उसको एक्सप्लॉइट ना कर सकें, उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस ना बना सकें। तो ये सब उन्हें डिमांडेड, उन्हें बोला कि हम आगे चल के इन चीज़ों पे काम करेंगे। अभी ये मांग नहीं रहे, इन्होंने बोल उस कंडीशंस में क्या रखा हुआ है कि हम इसकी, अब हमने क्या करना है, जो आगे आने वाले हमारे सत्याग्रह होने वाला है, हमारा जो हमारे मेन फोकस रहेगा, ये पॉइंट हमने ये कंप्लीट करना है। तो अब गांधी जी ने ऑब्वियसली बात है अर्विन पैक्ट किया था उनके साथ, उनको अब क्या करना है, वादे अनुसार सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाके लगानी है। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहाँ पे हुई थी, लंदन में, इंडिया में नहीं हुई है, लंदन में हुई है। कब हुई है, 7 सितंबर 1931 टू 1 दिसंबर 1931, विद द पार्टिसिपेशन ऑफ गांधी जी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन, अब आपको पता होना चाहिए कि सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थे उसमें पार्टिसिपेंट कौन थे। बस इतना दिमाग में याद रख लो, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें इंडिया का हर एक स्टेक होल्डर किया हुआ था, मुस्लिम से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदू महाजन सभा, जो हमारे बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, जो लो कास्ट को रिप्रेजेंट करने गए थे, हर कोई गया हुआ था। अब हम देखते हैं पार्टिसिपेंट कौन से। सिर्फ इकलौती सेकंड इंडिया ने, थर्ड में भी अब सब के सब नहीं जाएंगे, क्योंकि थर्ड में इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर मना कर रही थी। इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ सेकंड ही जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस आई थी, ना फर्स्ट में आई ना थर्ड में आई, ये दिमाग में रखना आप, ये बात पक्का। ब्रिटिश डेलीगेट्स बिलोंगिंग टू द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड, उस टाइम कौन थे, उनके प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड थे। इंडियन प्रिंसली स्टेट वर रिप्रेजेंटेड बाय महाराजास, प्रिंसेस एंड दीवान्स। अब ऑब्वियसली बात है कि इंडिया में सबके सब एरिया, क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ था 500 प्लस हमारी क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स थी। तो ऑब्वियसली बात है कि उस एरिया के प्रिंस, इंडिया प्रिंस स्टेट के बिना तो पूरा कंप्लीट होता नहीं है, उनके डेलीगेट्स भी जाएंगे, ऑफ कोर्स महाराजास प्रिंस वगैरह गए थे। ब्रिटिश इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय, और ब्रिटिश इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कौन गया, महात्मा गांधी गए, रंगास्वामी अय्यर गए, मदन मोहन मालवीय गए। और मुस्लिम की लीग की तरफ से कौन गया, मोहम्मद अली जिन्ना गए, आगा खान गए, मोहम्मद इकबाल गए।
हिंदू की तरफ से कौन गया? एम आर जयशंकर, जय कार्गे। डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से हमारे कौन गए? बी आर अम्बेडकर के। वुमेन की तरफ से गई सरोजनी नायडू। लिबरल्स, जस्टिस पार्टी, सिख, इंडियन क्रिश्चियन पार्टी, ये सब स्टेक होल्डर सबके सब गए थे। और इसका आउटकम क्या है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का? इसका बेसिकली कुछ खास आउटकम आया नहीं, क्योंकि काफी ह्यूमिलेशन थोड़ी सी फेस करनी पड़ी थी गांधी जी को। अब क्या फेस करनी पड़ी थी हम आगे देखते हैं। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू ग्रांट द कम्युनल अवार्ड फॉर द रिप्रेजेंटिंग माइनॉरिटीज इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी। गांधी जी वाज अगेंस्ट इट, क्योंकि गांधी जी को पता था कि देखो, बी आर अम्बेडकर को लग रहा था कि हमें क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो सो काल ना हाई कास्ट वाले लोग हैं ना, ये हमें जीने नहीं देंगे। ये हमें ना राइट्स देते ना कुछ देते, हमें साथ नहीं लगने देते। और हमारी इंप्रूवमेंट ऐसे हो नहीं सकती है जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। इसलिए वो चले गए। उन्होंने बोला कि अगर देखो, मुस्लिम्स को मिल रही है सेपरेट इलेक्टोरेट, सिख्स को मिल चुकी है, एंग्लो इंडियंस को मिल चुकी है, तो डिप्रेस क्लासेस को भी मिलनी चाहिए, वो भी इस हकदार हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेज बोलेंगे वेलकम बी आर अम्बेडकर जी, हम तो खुशी से आपको देंगे। क्यों? क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। और गांधी जी को समझ आ रहा था कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। बट इस टाइम हम बी आर अम्बेडकर को भी गलत नहीं बोल सकते और गांधी जी को भी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि गांधी जी को दिख रहा था कि वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, पर बी आर अम्बेडकर बोल रहे हैं कि नहीं, जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी हमारा भला होने वाला नहीं है। क्योंकि आप लोग ना, आपको सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। अब इंडियन को लेके आप अगर इतना गंदा फील करते हो, आपको लगता है ये छोटी जाति के, तो फिर आप क्यों बोलते हो कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करते, वो हमारे इन्फीरियर समझते हैं। जब आप अपने लोगों को खुद इन्फीरियर समझ रहे हो, वो तो फिर बाहर से आए हुए लोग हैं, इसलिए वो वहां पे गए थे। इन दिस कॉन्फ्रेंस गांधी जी एंड अम्बेडकर differed on the issue of separate electorates for the untouchables. Obviously बात है, गांधी जी अम्बेडकर इस बात में व्यू डिफरेंट थे। गांधी जी वर अगेंस्ट ट्रीटिंग अनटचेबल एज सेपरेट फ्रॉम द हिंदूज। गांधी ने बोला कि देखो, वो भी हिंदू हैं, आप उनको सेपरेट क्यों कर रहे हो हिंदू से, कम्युनिटी से। दिस इशू वाज रिजॉल्व इन पुणे फैक्ट्री 1932, मदन मोहन मालवीय। अब देखो, यहां से ना वो लेके गए, क्योंकि ना गांधी जी की बात है, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी ना, उस टाइम नहीं मानी किसने, बी आर अम्बेडकर। उन्होंने बोला कि नहीं गांधी जी, मैंने आपकी बात सुननी नहीं है, मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, जो मैं लेने आया हूँ और मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा, उसके बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो अंग्रेजों ने हंसी हंसी से बोला, रख लो जी, आपको मिल जाएगा। लेकिन 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 इनको ना वॉलंटरी, ऑप्शनल सेपरेट इलेक्टोरेट में था। ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। इन्हें बोला कि अगर आप लेना चाहते हो हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे। बट अब प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये आई कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, ये इंडिया में गए, तभी गांधी जी कहते हैं इनसे नाराज थे। पर मैं उसकी उनकी बात बाद में करता हूँ अभी, ठीक है? पहले हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो दो लाइन्स है ना, ये वाली, ये जैसे मैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म करूंगा, फिर इसकी तरफ आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे क्या हुआ है। दिस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज डीम्ड एज फेलियर बिकॉज ऑफ द मैनी डिसएग्रीमेंट्स अमंग द पार्टिसिपेंट्स। जितने पार्टिसिपेंट किए थे, ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो हर किसी के व्यू सेम है नहीं। तो ये ऑब्वियसली बात है, डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, तो इसलिए वो क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस कह रही फेलियर दी। वाइल द इंडियन नेशनल कांग्रेस क्लेम्स टू स्पीक फॉर द होल ऑफ द कंट्री, द अदर पार्टिसिपेंट एंड द लीडर एंड द अदर पार्टीज कंटेस्टेड दिस क्लेम। देखो हुआ क्या था, गांधी जी के कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले गांधी जी खड़े हुए, तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं पूरे इंडिया की तरफ से आपको बोल रहा हूँ। ब्रिटिशर्स को बोला कि देखो, मैं पूरी इंडियन की तरफ से आपको बोल रहा हूँ, मैं एज अ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का नहीं बोल रहा हूँ हेड, मैं आपको पूरी इंडिया की तरफ से मैं जो भी बोल रहा हूँ वो पूरा इंडिया बोल रहा है, एक तरीके से आप मान सकते हो। जैसे ही गांधी जी ने ये बात बोली, मुस्लिम लीग खड़ी होगी। उन्हें बोला कि नहीं, आप मुस्लिम लीग की तरफ से नहीं बोल रहे हो। एट द सेम टाइम प्रिंसली स्टेट्स खड़ी होगी कि आप प्रिंसली स्टेट की वजह से तरफ से भी नहीं बोल रहे हो, ठीक है? आप ये मत बोलो कि हम पूरे इंडिया की तरफ से बोल रहे हैं। डिप्रेस क्लासेस की तरफ से बी आर अम्बेडकर खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि देखो गांधी जी, आप हमारी तरफ से भी नहीं बोल रहे हो। एट द सेम टाइम सिक्स खड़े हो गए, हिंदू खड़े हो गए, हर जिसके डिफरेंट पार्टी थे सबके सब खड़े हो गए। तो ब्रिटिशर्स जो उस टाइम थे, ब्रिंकिन हेड हो गए, एट द सेम टाइम मैकडोनल्ड हो गए, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, उन्होंने क्या किया, चुप करके, वो कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, उन्होंने चुप करके एक चाय का कप उठाया और उन्होंने चाय पीनी शुरू कर दी। उन्होंने बोला कि देखो, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये लोग खुद लड़ लड़ के ना ये कॉन्फ्रेंस को खत्म कर देंगे। और
हम तो पहले ही नहीं चाहते थे ये कॉन्फ्रेंस क्या हो, सक्सेसफुल रहे। वो तो हमें इनको यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में लाने की मजबूरी पड़ गई थी। क्यों पड़ गई थी? क्योंकि हमने अपने लोगों के सामने जस्टिफाई करना था कि हम क्या कर रहे हैं, इनके भले का काम कर रहे हैं। हम इनके ऊपर टायरेंट की तरह रूल नहीं कर रहे हैं, हम इनको इंसान बनाने के लिए इन पे रूल कर रहे हैं। तो उनको हर चीज़ सामने दिखी थी। उन्होंने बोला कि हाँ भाई देखो, सब ब्लेम भी दूर हो जाएंगे, वोटिंग भी हमारे घर में आ गई, अब जो हमारे इलेक्शन होने वाले हैं वो प्रॉब्लम भी हमें नहीं है। तो साथ ही साथ इनकी डिसएग्रीमेंट्स हैं। ऑन द फेलियर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसाइडेड ऑन December 9, 29, 1931 टू रिज्यूम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो, जब कोई भी बात क्या हुई, गांधी जी की बात सुन नहीं रहा था, गांधी जी को अच्छा लग नहीं रहा था कि कोई मेरी बात सुन नहीं रहा है, कोई सेम पेज में नहीं है, कोई इंडिया को आज़ाद करने के ज़्यादा इतना सोच नहीं रहा है, कोई नहीं चाहता कि हमारा इतना भला हो, सब अपने सेल्फिश एंड्स के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो गांधी जी को दुखी हुआ और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बात चले गए कहाँ पे, इंडिया में। जब आगे, जब वो इंडिया में उन्होंने बोला कि देखो इससे फ्रूटफुल हमें कोई डिसीजन मिला नहीं है, तो हमें क्या करना है, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने रद्द करके हम अरविंद पैक्ट के साथ गए थे, उसको हम रिज्यूम करते हैं। बट पैक्ट में लिखा था कि आपको क्या करना पड़ेगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म करनी पड़ेगी। और गांधी जी ने जाके जैसे ही वर्किंग कमेटी को बोला, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी थी, कब बनी थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी? नागपुर सेशन में 1920, ठीक है। तो उन्हें बोला, गांधी जी ने वर्किंग कमेटी को बोला, वर्किंग कमेटी का काम क्या था, ये काम था, उसका एजेंडा सेट करना पड़ता था कि हम क्या करने वाले हैं। तो गांधी जी ने बोला देखो, सिविल डिसोबीडियंस हम वापस शुरू करते हैं। तो वर्किंग कमेटी ने ग्रीन झंडी दे दी गांधी जी को, हाँ आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करो। और गांधी जी ने जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस शुरू की, गांधी जी को उठा के जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि आप जस्टिफाई कर रहे थे, अब जिस मर्जी न्यूज में आए, जो मर्जी कुछ आए, इनके पास एक रीजन है ये बात बोलने का। क्या बोलने का रीजन है इनको? बोलेंगे देखो, हमने सिविलाइज लोगों की तरह इनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिलाया, इनकी बातें भी सुनी, और ये बेवकूफ़ों की तरह फिर जाके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने तो उनको जेल में उठा के डालना ही था, डालना था। तो वो जस्टिफाई भी हो गया। अब जब गांधी जी गए काम पे, जेल में गए, तो पीछे से क्या हुआ कि अनाउंस हो गया कि डिप्रेस्ड क्लासेस को हम क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे सेपरेट इलेक्टोरेट। ये बात सुन के ना गांधी जी को बहुत ज्यादा दुख हुआ, और गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक कर दी। उन्होंने बोला कि मैं टिल डेथ में जब तक मरूंगा नहीं ना, तब तक हंगर स्ट्राइक नहीं खत्म करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, और बी आर अम्बेडकर मेरी बात नहीं सुन रहे। अब बी आर अम्बेडकर के पास कांग्रेस के मेंबर के, हमने बोला अम्बेडकर जी को कि देखो ये गांधी जी मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खाना खाना सब कुछ छोड़ दिया है, अगर आप इतना जिद करोगे। अम्बेडकर ने बोला ठीक है, मरते मरने दो। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लोगों के बारे में सोचना है। गांधी जी बात करते हैं आइडियलिस्ट लोगों की तरह। अब आइडियलिस्ट क्या हो गया, वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, ऐसे लोगों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, उन लोगों को बार बार आराम से प्यार से बताते रहो। बोलते हैं ये, गांधी जी को लगता है ये कौन सी प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बट ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, को पॉलिटी के थ्रू किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। पॉलिटी के थ्रू कैसे सुधारेंगे? एक्ट पास करो, लोगों को जबरदस्ती सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करो, लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, उनकी वॉइस बढ़ेगी, तब जाके तो उनकी कोई बात सुनेगा। पर गांधी जी को लग रहा है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि हम लोगों की मिन्नतें करेंगे, लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, लोग सबको बोलेंगे अरे भाई मैं तो ऐसा गलत कर रहा था। पर ये वो बात नहीं है। तो एक तरफ से गांधी जी टस से मस नहीं हो रहे थे, वो हंगर स्ट्राइक छोड़ नहीं देते, दूसरी तरफ बी आर अम्बेडकर टस से मस नहीं हो रहे थे। फिर करते करते बी आर अम्बेडकर थोड़े नरम पड़ गए। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम क्या, हम हमें आप प्रोवाइड कर दो क्या, रिजर्वेशन। अब हमें रिजर्वेशन तो हम मान जाएंगे। वहां से रिजर्वेशन की थोड़ी बहुत शुरुआत होगी, आप एक तरीके से मान सकते हो। अब देखो, रिजर्वेशन आपसे कोई पूछे, आप बोलो कि रिजर्वेशन देने का फायदा क्या हो गया? क्यों? सेपरेट इलेक्टोरेट आपको मिल रहा है जिसमें से वोट ही डिफरेंस क्लास कर सकती है, तो उसमें गारंटीड 100% आपको मिलने वाला है। रिजर्वेशन में हर कोई वोट कर रहा है, ये वोट इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट में उनको सीटें मिलनी थी 70 के आसपास, हम गैस ले रहे हैं, हम सही वैल्यू ले नहीं रहे, वहीं पे रिजर्वेशन में ना आपको डबल सीटें मिल गई 140 के आसपास। इसका मतलब है कि रिजर्वेशन में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल रही है किसको, डिप्रेस क्लास को। बी आर अम्बेडकर ने बोला चलो ठीक है, अगर आप इतना बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। तो इसी पैक्ट को जब साइन किया गया, उसे हम क्या कहते हैं, पूना पैक्ट, जिसमें बी आर अम्बेडकर और गांधी जी की सहमति हुई थी, ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन लेंगे।
रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट में आई थिंक आपको पता होगा डिफरेंस क्या है। अगर नहीं पता है तो सिंपल सी बात है कि सेपरेट इलेक्टोरेट में अगर मान लेते हैं क्या कि कोई इंसान खड़ा हुआ है एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट के बेस पे ये फर्स्ट इंडिविजुअल है, तो उस कम्युनिटी जो एरिया है उससे ना सिर्फ ना उसी कास्ट के लोग, उसी जो अगर डिप्रेस्ड क्लास का अगर इंसान खड़ा हुआ है सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके, उसी उसी कास्ट के लोग क्या कर सकते हैं, उसको वोट दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता, हिंदू नहीं दे सकते, मुस्लिम्स नहीं दे सकते। बट अगर रिजर्वेशन मिली है आपको तो रिजर्वेशन में क्या है, क्या खड़ा सिर्फ वही होगा इस सीट में, इस केस में भी डिप्रेस्ड क्लास का बंदा खड़ा होगा, इस केस में डिप्रेस्ड क्लास का बंदा खड़ा होगा। बस इसमें क्या चक्कर है सेपरेट इलेक्टोरेट में, ये सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास का ही बंदा उसको वोट कर सकता है, और रिजर्वेशन में हर कोई इसको वोट कर सकता है। खड़ा सेम ही हो रहा है, खड़े होने की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ वोट देने कौन देगा और कौन नहीं देगा वो मैटर करता है। अब आप बोलोगे कि गांधी जी ने तो हंगर स्ट्राइक की थी, कहाँ पे, जेल के अंदर, तो फिर गांधी जी ने साइन कैसे किया? ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने उठाया एक पेज तो बोला कि चलो गांधी जी के पास चलते हैं सिग्नेचर कर लेते हैं। तो गांधी जी की जगह ना एक इंसान थे जिनका नाम था मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने वो एक्ट को साइन किया था गांधी जी की जगह। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जाता है, इसको आप 3 स्टार लगा के लिख लो, मे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आई होप आपको पता चल गया होगा इसके बारे में। अब देखो, डिबेट्स ऑन फ्यूचर स्ट्रेटेजी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात की थी, अब इसके बारे में हम क्या क्या करना है। देयर शुड बी कंस्ट्रक्टिव वर्क, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के जब खत्म होने के बाद उन्होंने बोला कि हम करेंगे क्या, क्योंकि गांधी जी तो अंदर कहाँ पे, जेल में। उन्होंने बोला कि देखो कंस्ट्रक्टिव वर्क तो हमें रखना ही पड़ेगा। कंस्ट्रक्टिव वर्क मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव वर्क इन शॉर्ट होता है कि आप क्या करते हो, लोगों के पास जाते हो, उनको अवेयर करते हो, उनको बोलते हो ब्रिटिशर्स आप पे क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, ठीक है, इलीगल तरीके से आपको ज़्यादा सप्रेस किया जाता है, आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं, ठीक है, हर चीज़ उनको तरीके से उनको, अब वो इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं, बोलते हैं आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर खुद करो, इंडिजिनियस गुड को यूज़ करो। इस तरीके से लोगों को क्या कहता है, कंस्ट्रक्टिव वर्क के थ्रू उनको बताया जाता है। देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल एंड पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब उन्होंने खुद बोल दिया क्या कि आप क्या करो, काउंसिल एंट्री करो, और वहां पे जाके आप क्या करो, पार्टिसिपेट करो, वहां अंदर जाके स्ट्रगल करो। द स्ट्रॉन्ग लेफ्ट ट्रेंड within the Congress represented by the Nehru was critical of both constructive work and council entry in the place of suspended civil disobedience movement। ठीक है, अब जो उस टाइम के लेफ्टिस्ट थे ना, लेफ्टिस्ट कौन कौन थे उस टाइम? देखो, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भी उस टाइम के जो यंग लीडर थे, क्योंकि उस टाइम के चल रहा था 1930s 1940s में कम्युनिज्म काफी चल रहा था रशिया वगैरह में। तो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आप इस टाइम मान के चलो कि दोनों एक ही होते हैं, चाहे दोनों एक नहीं होते पर 2 मिनट के लिए मान के चलते हैं। तो उस टाइम ना ये जो लेफ्टिस्ट थे ना, ये थोड़ा सोशलिस्ट की तरफ था, थोड़े ज़्यादा इंडल्ज हुए, टिल्ट हुए थे, मतलब आप मान सकते हो। तो ये किसके खिलाफ थे? मोनार्की के खिलाफ थे, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ थे। तो इन्होंने बोला कि हम ऐसा नहीं करने वाले। आप बोल रहे हो कि हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है। अरे कंस्ट्रक्टिव वर्क आप कितना कर लोगे? और आप बोलते हो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल करो, जाके इलेक्शन करो, कि जब उन्होंने सुननी नहीं है तो जितना मर्जी कर लो। ये लोग क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए कि जो हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था उसको वापस हमें चलाना चाहिए, लोगों को फिर से लाना चाहिए यहाँ पे। आप स्ट्रगल क्यों बंद कर देते हो? हर एक आपकी एक डिमांड मान ली जाती है और आप बेवकूफ़ों की तरह स्ट्रगल बंद करके बैठ जाते हो। अगर डिसोबीडियंस मूवमेंट as it will sidetrack the political mass action and divert attention from the main issues to the struggle against colonialism। उन्होंने बोला कि जब आप क्या करते हो, इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर देते हो, तो आपका पूरा ध्यान ना भटक जाता है। अब आप क्या कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे लड़ रहे हो कि हाँ हमें थोड़ा फ्रीडम दे दो, प्रेस का ये दे दो, आपका आज़ादी, आज़ादी आपका सबसे बड़ा, इंडिपेंडेंस आपका मेन फोकस होना चाहिए। आप छोटे छोटे चीज़ों में क्यों इतना फोकस कर रहे हो? नेहरू विजन, अब नेहरू का विजन क्या था? नेहरू सेड द बेसिक गोल बिफोर द इंडियन पीपल और द द एज बिफोर पीपल ऑफ द वर्ल्ड इज अबॉलिश ऑफ कैपिटलिज्म एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म। उन्होंने, नेहरू ने बोला कि देखो हमने कैपिटलिज्म को हम क्या चाहते हैं, अबॉलिश करना चाहते हैं, और हम किसके एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं? सोशलिज्म की। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में क्या फर्क है?
कैपिटलिज्म होती है मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है उसमें कैपिटलिज्म के बारे में आपको बताते होंगे। ठीक है, कैपिटलिज्म में बेसिकली क्या हो गया, कैपिटलिज्म हो गया कि एक ट्रू कैपिटलिस्ट जो कंट्री होती है ना, उसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट ज्यादा इंडल्ज नहीं होती है बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना उसमें गवर्नमेंट ज्यादा इंडल्ज नहीं होती है। जैसे हम इस टाइम मान लेते हैं अमेरिका को, अमेरिका में चलो, अमेरिका के इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में हमें सोशलिस्ट की एग्जांपल मिल जाएगी, कैपिटलिज्म की एग्जांपल मिल जाएगी, दोनों की एग्जांपल्स मिल जाएंगे हमें। देखो, अंबानी ग्रुप, जो अंबानी ग्रुप है, इंडिया में उन्होंने गाइडलाइंस ले डाउन करके रखी हैं कि आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, बट गवर्नमेंट अंबानी को ये थोड़ी बोलती है कि आप सिर्फ पैसा यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आप जियो की सिम आपने लाई है तो आपका क्या करना पड़ेगा, 300 रुपीज ही आपको महीने का रिचार्ज रखना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब गाइडलाइन नहीं दे रही है वो, उनको अंबानी ग्रुप को बोला कि आप अपने हिसाब से चलाओ, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको हर टैक्स देना ही पड़ता है। आप अपने हिसाब से क्या करो, जिस तरीके से चलानी है आपको फुल्ली आज़ादी है। जब एक मार्केट को फुल्ली आज़ादी दी जाए अपने हिसाब से काम करने के लिए पूरी कंट्री में, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म। और सोशलिज्म क्या हो गया, अब हम कैपिटलिज्म पढ़ लिए ना, अब चलते हैं कम्युनिज्म की तरफ, क्योंकि उसी का सेंटर में आता है क्या, सोशलिज्म। कम्युनिज्म क्या हो गया, ये हर एक प्रॉपर्टी किसे बिलोंग करती है, गवर्नमेंट से बिलोंग करती है। जैसे इंडिया में पहले क्या था कि बहुत सारी चीज़ों को ना ऑन करती थी कौन, गवर्नमेंट। जैसे इस टाइम में काफ़ी पीएसयूज हैं जिनको गवर्नमेंट बिलोंग करती है। लास्ट ईयर आई थिंक एयर इंडिया, जो हमारा क्या था, एयरलाइन थी हमारी एयर इंडिया, आई थिंक वो लास्ट साल उन्होंने क्या किया, वापस अंबानी ने, ओ सॉरी, टाटा ग्रुप ने उनसे खरीद लिया था। क्यों, क्योंकि आज़ादी के आसपास उन्होंने एयर इंडिया को गवर्नमेंट एंटिटी बना दिया था। अब एयर इंडिया क्या हो गया, एक एरोप्लेन, उसकी इंडस्ट्री है, ठीक है, एविएशन सेक्टर में एक कंपनी है। तो पूरी इसकी किसके ऊपर थी, इसको मेंटेन करना, जहाज को उड़ाना, उसका शेड्यूल बनाना, पूरा का पूरा गवर्नमेंट के ऊपर था। 1-2 साल तक ट्रेन सेक्टर, ये पूरा का पूरा किसके अंडर है, गवर्नमेंट के अंडर। तभी आप क्या देखते हो कि आदि आपको सीट सब्सिडीज वगैरह में मिल जाती हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर में है। अब इसकी थोड़ी थोड़ी प्राइवेटाइजेशन होनी शुरू हुई है, अभी पूरी प्राइवेटाइजेशन होगी नहीं है। अगर फुल्ली प्राइवेटाइज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म। बट कोई भी चीज़ अगर गवर्नमेंट के द्वारा रन हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिज्म। हर चीज़ में, हर एक कंट्री में कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके अंडर है, गवर्नमेंट के अंडर आता है। इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के अंडर आती है, मार्केट गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है, गवर्नमेंट हर चीज़ क्या करती है, डिफाइन करती है। अब बात आती है सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या होता है, इसके सेंटर में गवर्नमेंट आपको थोड़ा बहुत छूट भी देती है। जिस जगह गवर्नमेंट को लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए, इंडल्ज होना चाहिए, हमें यहाँ पे इंटरफेयर करना चाहिए, गवर्नमेंट उन चीज़ों में इंटरफेयर करती है। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि ट्रेन सेक्टर, एयर सेक्टर हो गया, थोड़ा बहुत बैंकिंग सेक्टर हो गया, इन चीज़ों में गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ हमें इंटरफेयर करना जरूरी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें इंटरफेयर करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो किसान है उनको क्या करना पड़ता है, लॉस झेलना पड़ता है, तो हमें उसमें इंडल्ज होना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या करती है कुछ सेक्टर में, ताकि लोगों की भलाई के लिए क्या किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, सोशलिज्म। बट सोशलिज्म क्या होता है, आप एक तरीके से ब्लेंड मान सकते हो किसका, कम्युनिज्म प्लस कैपिटलिज्म को हम क्या कहते हैं, सोशलिज्म। सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेहरूज अपोजिशन टू स्ट्रगल थ्रू स्ट्रगल स्ट्रैटेजी। अब गांधी जी की स्ट्रैटेजी क्या थी, स्ट्रगल थ्रू स्ट्रगल। गांधी जी बोलते हैं आप पहले स्ट्रगल करिए, फिर आपको थोड़ा कूल ऑफ पीरियड मिलना चाहिए जिसमें आप करो रेस्ट कर सको। क्यों, क्योंकि अगर आप लगातार आपसे स्ट्रगल कराते हैं, एक टाइम आप थक जाओगे, और उतनी जो पहले मोमेंट बनी थी ना, उतना ज्यादा ना लोगों में एंथुसियाज्म नहीं रहता। क्योंकि अगर 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, एक चीज चल रही है 3 साल बाद आप बोलते हो कि छोड़ यार, इसमें इतना ज्यादा दिमाग में डालना नहीं होता। तभी गांधी जी बोलते हैं कि आप पहले स्ट्रगल करो, फिर आपको रेस्ट पीरियड चाहिए होता है, उसके बाद फिर आप स्ट्रगल स्टार्ट करो। ये स्ट्रैटेजी गांधी जी की थी। लेकिन जो नेहरू थे, उनकी स्ट्रगल, उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग थी। उनकी थी क्या थी,
स्ट्रगल विक्ट्री, मतलब स्ट्रगल करते रहो करते रहो करते रहो, जब आपको विक्ट्री नहीं मिलती है, ये ट्रूस करने का टाइम नहीं आपके पास होना चाहिए, वेस्टेज आपको टाइम नहीं करनी। Congressmen led by the Gandhi believed that a mass phase of movement had to be followed by the phase of reprieve, जिसे हम क्या कहते हैं truce phase, before the next stage of the mass struggle could be taken up. गांधी ने बोला कि अगर आप क्या करते हो, स्ट्रगल कर रहे हो, आपको रेस्ट चाहिए होती है। द ट्रूस पीरियड, इट वॉज आर्ग्यूड, वुड इनेबल द मासेस टू रिकूप देयर स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ वापस आ जाती है, उनको मौका मिलता है अपनी स्ट्रेंथ को वापस बढ़ाने का, टू फाइट एंड ऑल्सो गिव द गवर्नमेंट अ चांस टू रिस्पॉन्ड। और अगर आप स्ट्रगल 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 करते रहोगे तो गवर्नमेंट को मौका ही नहीं मिलने वाला है रिस्पॉन्ड करने का। तभी हमें क्या करना चाहिए, बीच ट्रूस करना चाहिए, बीच रेस्ट करनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को भी मौका मिले बीच रिस्पॉन्ड करने का। टू द डिमांड ऑफ द नेशनलिस्ट, कि जो डिमांड किसने की है, नेशनलिस्ट ने की है। दिस वॉज द स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल स्ट्रेटेजी ऑफ द गांधी। बट नेहरू बोलता था नहीं, गलत स्ट्रेटेजी है, टेक्निक ही गलत है, हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रगल 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 करना चाहिए जब तक हमें विक्ट्री नहीं मिलती है। फिर उन्होंने क्या किया, जो दो चीज़ें पीछे बात की गई थी, क्योंकि इनकी कौन सुनता था, क्योंकि अब उस टाइम यंगस्टर थे, जो पीछे वेटरन है, जो इतने बड़े गांधी जैसी बड़ी बड़ी फिगर्स हो गई, वल्लभ भाई पटेल हो गए, ठीक है, ये बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स थी, अब इनकी बात कहाँ सुननी थी। तो जो दो डिमांड रखी गई तो उन्होंने बोला दोनों काम चलेंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क भी चलेगा और काउंसिल एंट्री भी होगी। और देखो काउंसिल एंट्री कब हुई थी, इन मई 1934 में। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कमेटी मेट एट पटना टू सेट अप द पार्लियामेंट्री बोर्ड टू फाइट अगेंस्ट इलेक्शन अंडर द एजिस ऑफ द कांग्रेस इटसेल्फ। In the election to the Central Legislative Assembly held in November 1934, the Congress captured 45 out of the 75 seats reserved for the Indians. 75 सीट उस टाइम इंडियंस को रिजर्व थी, जिसमें से हमने 45 सीट्स क्या कर दी, कैप्चर कर ली। और उसके बाद क्या होती है हमारी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें फिर इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1930 नवंबर से 1932 दिसंबर तक। इन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस बिटवीन 17 नवंबर 1932 टू 24 दिसंबर 1932। और कौन कौन आया था, देखो अब सीवी आए थे, ये कौन है, ओनली 46 डेलीगेट्स टुक पार्ट इन दिस कॉन्फ्रेंस। वो कौन से थे, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड लेबर पार्टी डिसाइडेड नॉट टू अटेंड। देखो, और ऐसा नहीं अटेंड नहीं किया, इनको इन्विटेशन ही नहीं मिला देख रहे हो, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वर रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसेस। और ऑब्वियसली बात है, इंडियन प्रिंसली स्टेट तो खुश थे, इनको कोई लेना देना नहीं था इतना, इन्होंने बोला कि हाँ भाई हम रूल कर रहे हैं, हमें क्या ही लेना देना इनसे। ब्रिटिश इंडिया वर रिप्रेजेंटेड बाय आगा खान, जो एक मुस्लिम थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। डिप्रेस क्लासेस, वुमेन, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, लेबर ग्रुप, उन सब ने पार्टिसिपेट किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और लेबर पार्टी ने क्या किया था, वो नहीं किया था, अटेंड नहीं किया था, उसे आप इतना याद रख सकते हो। अब इसका आउटकम क्या आया, आपको एक चीज याद रखनी है, आप बोल सकते हैं कि द आउटकम ऑफ थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और नीचे लिख सकते हैं ब्लू पेपर, व्हाइट पेपर, रेड पेपर, येलो पेपर। ये आपको लगेगा ये क्या बकवास लिखा हुआ है, लेकिन अब उसका सिनॉप्सिस जो थे ना, उसको क्या बोला जाने लगा, मतलब उसका जो निचोड़ था, जो इतनी सारी मीटिंग्स हुई हैं, कहना जाने लगा व्हाइट पेपर। देखो, नॉट मच वॉज अचीव्ड इन द कॉन्फ्रेंस ऑल्सो, इसमें भी कुछ खास इतना हुआ नहीं। द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस वर पब्लिश्ड इन द व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर उसको पब्लिश किया जाने लगा, मतलब किया था, उसको व्हाइट पेपर भी कहते हैं। मतलब इसका निचोड़ किस में आया था, व्हाइट पेपर में। अगर आपसे कोई व्हाइट पेपर बोलता है, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाइट पेपर इन हिस्ट्री, तो आप कह सकते हो कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सिनॉप्सिस था, जो निचोड़ था, वो किस में दिया था उन्होंने, इसी में दिया था। एंड लेटर डिस्कस्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। द रिकमेंडेशन वर एनालाइज्ड, और ये यही रिकमेंडेशन को कहाँ कहाँ जाके इनको मिली थी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935 वर पास्ड ऑन दिस बेसिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को किस में पास हुआ था, इसी बेसिस में पास हुआ था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935। इसके लिए आप, मैं क्या करूंगा, इसको नेक्स्ट वाला जो आपका आने वाला क्या पीडीएफ होगा उसमें होगा, क्यों, क्योंकि इस पीडीएफ में मैंने इसमें रखा नहीं हुआ है। देखो, और 1935 में चाहे देखो इतने लोग क्या करते रहे, सबने आके अपॉइंट वगैरह किया, लेकिन सभी के सभी ने ना यूनानिमसली किया। यूनानिमसली क्या होता है, हर एक किसी ने उसको रिजेक्ट किया, किसी एक ने भी नहीं बोला कि हाँ भाई हमारी बात क्या होगी, मान लीजिए। डिवाइडेड ओपिनियंस, देखो, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर अपोज्ड
office acceptance and thereby in the working of 1935 Act, because they argued that it would be negate the rejection of the act by the nationalist. जब बात चली काउंसिल एंट्री की कि हमें वापस क्या करना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए काउंसिल एंट्री में, तो उन्होंने बोला, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन जैसे लीडर्स ने क्या बोला कि देखो, एक तरफ हम 1935 के एक्ट को हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट करें, एंड द सेम टाइम हम काउंसिल एंट्री कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हो आप, मतलब ब्लंडर कर रहे हो आप। एक तरफ से आप गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ ला रही है, उसको रिजेक्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के साथ जाके मिलके आप कोई काम करने वाले हो, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। बोलते अगर आप ऐसा करोगे एक दूसरे के काउंटर हो जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो इसका फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई उनको। एज अ काउंटर स्ट्रेटजी द लेफ्टिस्ट proposed entry into the council with the aim to create a deadlock and thus making the working of the act impossible. कंडीशन कोई कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम ये काउंसिल एंट्री में गए थे, क्या बोलता कि हाँ भाई हम अरीना बना देंगे, हम अंदर कोई भी अगर नया एक्ट आएगा हमारे इंडियंस के खिलाफ, हम उसको कैंसिल करवा देंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देर रोकने की कोशिश करेंगे, हवाबाजी, ठीक है। The proponent of the office acceptance argued that they were equally committed to the combating 1935 Act, but work in legislature were to only be short term tactic. बोलते हैं कि देखो हम अभी भी बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बोला कि हम अगर काउंसिल एंट्री में जा रहे हैं तो 1935 एक्ट को हम ऐसा नहीं हुआ कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ लेजिस्लेचर में जाकर उनको अपोज करने की बात कर रहे हैं। ये हमारे लेजिस्लेचर के अंदर जाना एक शॉर्ट टर्म टैक्टिक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जा रहे हैं, हम थोड़े टाइम के लिए जा रहे हैं। हम सिर्फ क्या चाहते हैं, हम क्या कर सकें, जो हमारा मोटो है उसको क्लियर कर सकें, उसको अचीव कर सकें। गांधी जी opposed office acceptance in Congress Working Committee, but by the beginning of 1936, he was willing to give trial to the formation of the Congress Minister. सेम बात, गांधी जी कितने देर नाराज रहेंगे, मान जाएंगे लास्ट में। और फरवरी 1937 में इलेक्शन द प्रोविंशियल असेंबली वर हेल्ड। प्रोविंशियल असेंबलीज के बाद, मतलब जैसे इस टाइम स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं सीएम वगैरह चुनने के लिए, वैसे इलेक्शंस हुए। एंड कांग्रेस वर हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस, सॉरी इलेक्शंस वर हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस। और देखो ये ऐसे इलेक्शंस हुए थे ना, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो रिजेक्ट कर रही थी 1935 एक्ट में था, और लोग भी रिजेक्ट कर रहे थे, सिटीजन रिजेक्ट कर रहे थे। और कांग्रेस ने क्या किया, ये अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में ना इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला कि अगर आप हमें वोट दोगे तो हम इसके खिलाफ क्या करेंगे, ब्रिटिश को हटाएंगे, ये करेंगे वगैरह, वो कुछ करेंगे। तो मान ली उनकी बात, लोगों ने बोला ठीक है भाई, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है। 11 एरियो में इलेक्शन हुए, किस किस में, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, बंगाल, पंजाब और सिंध में। और मैनिफेस्टो में क्या लिखा था कांग्रेस ने कि हम क्या करते हैं, टोटल रिजेक्ट करते हैं 1935 एक्ट को। और उसकी वजह से क्या हो गया, कांग्रेस वन 716 आउट ऑफ द 1161 सीट्स इन कंटेस्टेड, ठीक है। इट गॉट अ मेजोरिटी इन ऑल द प्रोविंसेस एक्सेप्ट बंगाल, असम, पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस बताओ कितनी में उनको मेजोरिटी नहीं मिली थी कांग्रेस को इन इलेक्शन ऑफ 1937? 5 में नहीं मिली। कौन कौन से थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, सिंध, असम, पंजाब, बंगाल, ठीक है। कांग्रेस मिनिस्टर्स वर फॉर्म्ड इन बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, इन जगह तो बनी, ठीक है। बट एंड लेटर इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस और असम में भी बन गई कोलिशन के थ्रू। अब क्या हो गया, 11 - 5 क्या था, लो वापस 2, ओके सरकार तो बन रही है, ठीक है। ये आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। गांधी ने एडवाइस क्या दी, गांधी एडवाइस कांग्रेसमैन टू होल्ड ऑफिस, दिस ऑफिस लाइटली एंड नॉट टाइटली। गांधी ने सेम बोला, वही जो लास्ट टाइम ने बोला था कि देखो यार, पावर के नशे में मत आ जाना, क्योंकि जब आप पावर के नशे में आते हो तो आप क्या करते हो, ब्लंडर करते हो। तो पावर के नशे में बस कुछ चला। अब क्या हुआ, द 28 month कांग्रेस रूल वाज आल्सो सिग्निफिकेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। अब किन रीजन के लिए, कितनी देर चला देखो,
फिर 28 मंथ चला उनका रूल। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1937 में, 37 के आसपास उन्हें इनकी सरकार बनी थी। और हमें सबको पता है कि 1939 में क्या स्टार्ट हो गई थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड। इन्होंने देखा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रेजिग्नेशन दे दो। तो 28 मंथ में इन्होंने क्या क्या कर दिया ऐसा। The contention that the Indian self-government was necessary for radical social transformation got confirmed। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस टाइम में ना, ये पहली बार ऐसा हुआ कि काउंसिल एंट्री में जब इनको इतनी ज्यादा अच्छी सीटें मिली, इन्होंने लोगों के लिए एक्चुअल काम किया, एक्चुअल टेंजेबल वर्क किया इन्होंने, जो लोगों को दिख रहा था। तो उन्हें बोला कि हाँ, लोगों ने बोला कि देखो, आजाद हो गया ना, भूखे नहीं मरेंगे। ऐसा नहीं कोई बोल सकता कि हमें अपने आप को सेल्फ गवर्न नहीं करना आता। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि इन लोगों ने 28 मंथ में कितना अच्छा काम किया हुआ है। Congressman demonstrated that the movement could use state power to further its end without being co-opted। और कांग्रेस ने बता दिया कि गवर्नमेंट में ना, कि जाके उनके रंग में नहीं मिलना है हमें, हमने उनकी पावर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने काम निकलवा सकते हैं। द मिनिस्टर्स वर एबल टू कंट्रोल द कम्युनल राइट्स। उस टाइम जो कम्युनल राइट्स हो रहे थे, मिनिस्टर ने उनको रोका और उनको कम किया। काउंसिल वर्क हेल्प्ड न्यूट्रलाइज मैनी अर्स्टवाइल हॉस्टाइल एलिमेंट्स। लैंडलॉर्ड्स वगैरह जो हो गए ना, जो पीजेंट्स के खिलाफ काफी अत्याचार वगैरह कर रहे थे, उनको भी क्या किया, न्यूट्रलाइज किया, उनको हटाया, उनकी पावर से वगैरह हटा दिया। पीपल्स आर एबल टू परसीव द शेप ऑफ थिंकिंग थिंग्स, सॉरी, शेप ऑफ द थिंग्स टू कम इफ इंडिपेंडेंस वाज वॉन। और लोग अब ना इमेजिन कर पा रहे थे कि अगर भारत जब आजाद होगा तो वो दिखेगा कैसा, हम रूल कैसे करेंगे, हम रहेंगे कैसे। क्योंकि सेल्फ गवर्नेंस कर रहे हैं तो इतना फायदा हो रहा है, और ब्रिटिशर्स के अंदर इतना फायदा हो रहा है, इतना मजा आ रहा है। बाई चांस अगर हमारे छत के ऊपर ब्रिटिशर्स ही ना रहे तो हम अपने कितना ज्यादा अच्छा कुछ कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बाय द इंडियंस फर्दर वीकन्स द रिदम ऑफ द इंडियन वर नॉट टू फिट द रूल। उन्होंने बोला कि ये वीकन द मिथ, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बाय द इंडियन फर्दर वीकन द मिथ दैट इंडियंस वर नॉट फिट टू रूल। और इंडियंस ने जितना अच्छा काम कर रहे थे ना, इसने उस मिथ को भी हटा दिया। कौन सी मिथ को? कि इंडियंस रूल नहीं कर सकते, इंडियंस क्या बारबेरी के, उनको रूल करना नहीं आता। ये हर चीज ना आउट ऑफ द टेबल हो चुकी थी उस टाइम। द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन इन अक्टूबर 1939 आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। देखो, सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी 1939 में, और कांग्रेस विक्ट्री रिजल्टेड इन व्हाट appear to be anti-labor shift in Congress attitude lead to the Bombay Trade Dispute Act। अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के पास भगवान की पावर आ गई जो 16 संपन्न हो जाए, वो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऑब्वियसली बात है, किसी न किसी जगह में उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। और लेबर के खिलाफ इन्होंने थोड़े से क्या कर दिए, इन्होंने देखा कि हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं वो लेबर के लिए ना इफेक्टिव हो नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा हार्ड स्टांस लिया लेबर के लिए। अब जब हार्ड स्टांस लिया तो लेबर उनके खिलाफ होगी, किसके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ होगी। तो ये भी हम एक दिमाग में रख सकते हो कि 1937 में अगर कोई इनसे डिससेटिस्फाइड रहा है, और डिससेटिस्फाइड कौन रहा है इनसे, लेबर। ठीक है। और क्यों रहे, एक एक्ट आया था, इसका नाम क्या था, बॉम्बे ट्रेडर डिस्प्यूट एक्ट, आपका 1939 का, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पास करवाया था। हम इस आज क्या करते हैं, एक्ट ऑफ 1935 कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास को डिसमिस करेंगे। अब एक्ट ऑफ 1935 आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपको इसमें भी याद रखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा कौन कौन सी नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं। सबसे पहले देखो, 1919 में क्या इंट्रोड्यूस किया था, यूपीएससी। 1935 में क्या किया, पीएससी। पीएससी क्या हो गया, जैसे हम एग्जाम किसका देते हैं, जे के पी एस सी, मतलब क्या, जिसको सो कॉल्ड हम नाम भी देते हैं क्या, ए एस, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। यूनियन में कब आया था, 1919 में। स्टेट में कब आया, 1935 में। मैंने आपको एक बात बार बार चींक चींक के बताई थी कि डायरकी इंट्रोड्यूस कब हुई थी, 1919 में। बट डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल कब हुई थी, 1919 में। बट डायरकी एट सेंट्रल लेवल कब आई थी, 1935। याद रखना,
क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, कुछ कुछ चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। गवर्नर जनरल कुड एक्ट इन हिज इंडिविजुअल जजमेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिक्योरिटी एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द इंडिया। ऑब्वियसली बात है, गवर्नर जनरल कर सकता है, एक्ट कर सकता है अपने अपने जजमेंट लेके। दी बाई कैमरा लेजिस्लेचर वाज टू हैव एन अपर हाउस, एक अपर हाउस रखा गया, ठीक है, बाई कैमरा लेजिस्लेचर, इसको हम क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ द स्टेट। एंड द लोअर हाउस कौन सा था, फेडरल असेंबली। द काउंसिल ऑफ स्टेट वाज टू बी 260 मेंबर हाउस, कितने मेंबर का थे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कितने मेंबर थे। पार्टली डायरेक्टली इलेक्टेड, देखो डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे थे अब, कहाँ पे, काउंसिल ऑफ द स्टेट को। द फेडरल असेंबली वाज टू बी 375 member house, partly indirectly elected of the British India provinces and partly nominated by the princes वगैरह। अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि only enough election to the council of the state were direct and the federal assembly। देखो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं ना, ऊपर जो हमने पढ़ा है उसमें क्या लिखा हुआ है, जो फेडरल असेंबली है ना, अगर आज के नाम से मुझे इसको नाम देना पड़े फेडरल असेंबली को, तो मैं कहूंगा लोकसभा। और मुझे काउंसिल ऑफ स्टेट लिखना पड़े तो इसको नाम क्या दूंगा, राज्यसभा। समझ आ गया आपको। इस टाइम लोकसभा में क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि लोग जब भी वोटिंग देने के लिए लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व हों, लोग वोट दें, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन। अगर लोग इन्वॉल्व नहीं होते उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो लोकसभा के होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। राज्यसभा को में इलेक्ट कौन करता है, राज्यसभा का इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा है, ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। राज्यसभा का इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ना, खुद पढ़ना, एक बार खुद रिसर्च करना तो आपको दिमाग में रहेगा, अगर मैं इस टाइम आपको बता दूंगा आपके कोई फायदा होने वाला है। तो राज्यसभा हमारी क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। बट इस टाइम ना वो उल्टा था, इस टाइम यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होते थे और यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे, बस इतनी सिंपल सी बात की गई है। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाज टू बी परमानेंट बॉडी, ये ऑलरेडी इस टाइम भी चल रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी राज्यसभा ना परमानेंट हाउस है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है। लोकसभा हमारा टेम्पररी हाउस है, वो डिसॉल्व होता है, बट काउंसिल ऑफ स्टेट हमारा राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता। टू बी अ परमानेंट बॉडी, ऑब्वियसली बात है, विद 1/3 मेंबर रिटायरिंग एवरी 3rd ईयर, सेम इस टाइम भी यही हो रहा है। और यहाँ पे इनका टर्म पीरियड कितना होता है आजकल राज्यसभा के मेंबर का, हर ईच मेंबर का 6 ईयर्स। याद रखना, मत भूलना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ड्यूरेशन ऑफ द असेंबली वाज टू बी 5 ईयर्स। देखो असेंबली का कितना 5 ईयर्स, जो इस टाइम अभी लोकसभा कितनी होती है, सेम है, मतलब उस टाइम कितनी काउंसिल स्टेट कितनी रही होगी, 6 ईयर्स। सेम बात, लोकसभा की 5 साल, राज्यसभा की 6 साल। द थ्री लिस्ट फॉर द लेजिस्लेशन पर्पस वर टू बी फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट। अभी मैंने बोला था आपको, अभी नहीं सॉरी लास्ट क्लास में बोला था कि 3 लिस्ट है इस टाइम भी, जो हमारी 3 लिस्ट है उसका कहाँ पे लिखा जिक्र होता है, कौन से शेड्यूल में, बताइए। 7 शेड्यूल में, 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे टोटल 12 शेड्यूल है, आपको पता होना चाहिए कि 12 के 12 शेड्यूल्स में क्या लिखा गया। आप एक बार सर्च कर सकते हैं, अगर आपको कहीं से अगर नहीं मिल रहा तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता दिए कि अगर आपको नहीं पता चल रहा है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, जब आपको पढ़ाने आऊँगा तो मैं देख चुकूँगा, पता चल जाएगा मुझे कि आपने क्या किया हुआ है। आपको पता नहीं चला तो मैं सिंपल से आके आपको क्लास के स्टार्ट होने से पहले या सेंटर में बीच में टाइम निकाल के आपको ट्वेल्व के टेलर शेड्यूल के बारे में थोड़ी बता दूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 5 मिनट लगने वाले, इस टाइम हम ऑफ टॉपिक होना नहीं चाहते। तो वही बात कर रहे हैं कि 3 लिस्टें, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या हो गया, जिसमें सेंटर भी बना सकता है ला, स्टेट भी बना सकती है। प्रोविंशियल क्या हो गया, जिसमें सिर्फ स्टेट लॉ बना सकती है। फेडरल लिस्ट क्या होगी, जिसमें सिर्फ सेंट्रल लॉ बना सकता है। सिंपल सी बात, कहाँ पे आता है, शेड्यूल 7 में आता है इस टाइम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द मेंबर ऑफ द फेडरल असेंबली would move a vote of no confidence against the minister। सेम है, अभी भी सेम चलता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है कि अगर आपको सरकार गिरानी हो, कैसे गिराओगे, अगर आप सिंपल सा प्रूव कर दो क्या, कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है। अगर सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है तो सिंपल तरीके से सरकार गिर जाएगी, तो उससे क्या कहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो जाता है तो सरकार उसी टाइम गिर जाती है कि सरकार के पास क्या नहीं है, मेजोरिटी नहीं है।
काउंसिल ऑफ स्टेट्स कुड नॉट मूव अ वोट ऑन। अब काउंसिल ऑफ स्टेट नो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं कर सकती थी, असेंबली क्यों कर सकती है? क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट एक परमानेंट हाउस है। जो परमानेंट हाउस है वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कैसे चला सकता है? इस टाइम राज्यसभा में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि वो परमानेंट बॉडी है। और जब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो सरकार डिसॉल्व हो जाती है, हट जाती है। तो परमानेंट हाउस को कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है? द सिस्टम ऑफ रिलीजन बेस्ड एंड क्लास बेस्ड इलेक्टोरेट वाज फर्दर एक्सटेंडेड। वही सेम बात है, उन्हें डिवाइड करना है, किसी न किसी से डिवाइड करेंगे। रिलीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट देना शुरू कर दिया। 80% ऑफ द बजट अभी भी नॉन वोटेबल था। इंडियंस वोट नहीं कर सकते थे, सिर्फ 20% में वोट कर सकते थे। 80% में क्या था? अभी ब्रिटिशर्स का पूरा हक में था। जो डिसीजन चाहे वो लें, उनकी मर्जी है। तभी जो हमारे यंगस्टर्स थे वो बोलते हैं इंडिपेंडेंस की तो ध्यान दो, आप कहाँ काउंसिल एंट्री में इधर घुस रहे हो? अंदर जाके आपने करना कुछ है नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लोगे? यहाँ बाहर रहो, कम से कम हमें आज़ादी मिले, हम अपने हिसाब से हर चीज़ करें। गवर्नर जनरल हैड द रेजिडुअरी पावर। अब रेजिडुअरी पावर कौन सी थी? देखो 7 शेड्यूल में ना 3 आ गई है। कौन सी? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। बट एक और चीज होती है, क्या? रेजिडुअरी पावर। रेजिडुअरी पावर होता है कि देखो जैसे ये लिस्ट होगी ना, इन लिस्ट में पावर दी होती है कि सेंटर किन किन सब्जेक्ट्स में बना सकता है रूल्स। बट जब ये लिस्ट बनी है, जब ये सब्जेक्ट्स बने हुए, तो अब हम मान सकते हैं कि इसके अलावा भी तो कोई एक नया सब्जेक्ट ऐड हो सकता है ना विद इन फ्यूचर। जैसे हम मान लेते हैं कि जब हमारे शेड्यूल किए गए थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था 1950 में। 1950 में हमने इंटरनेट के बारे में हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि इंटरनेट उस टाइम था नहीं। इंफॉर्मेशन देखो, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उस टाइम थी नहीं। तो इसके ऊपर आगे लॉ कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा? स्टेट बनाएगा? कौन बनाएगा? उसको हम क्या कहते हैं? रेजिडुअरी पावर। मतलब क्या? कि जो आगे फ्यूचर में अगर कोई कभी सब्जेक्ट या टॉपिक ऐड होते हैं तो उसके लिए लॉ बनाएगा हमारा पार्लियामेंट। इस टाइम हमारा पार्लियामेंट चल रहा है, ठीक है? उस टाइम कौन था? गवर्नर जनरल के पास ये पावर थी। कौन सी? रेजिडुअरी पावर। याद रखना, पॉलिटी में आपको भी पूछ सकते हैं। उस टाइम चाहे प्रेसिडेंट के, गवर्नर जनरल के पास थी, बट इस टाइम किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है हमारे। अब ये क्या क्या कर सकता था? रिस्टोर कार्ड्स इन ग्रांट्स। ऑब्वियसली बात है, ग्रांट्स को रिस्टोर कर सकता है, नहीं कर सकता। सर्टिफाई बिल, रिजेक्ट द बिल। और जनरल रिजेक्ट भी कर सकता है बिल को, एक्सेप्ट भी कर सकता है। ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस क्या हो गया? कि प्रेसिडेंट के पास आज भी जो पावर होती है लॉ बनाने की, जिसका टाइम पीरियड कितना होता है? 6 मंथ। देखो साथ ही साथ मैं आपको पॉलिटी की भी बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहीं से ओरिजिनेट हुई हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे ऑर्डिनेंस कब आया था? 1861 एक्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक है? एक्सरसाइज हिज वीटो, अपने वीटो चला सकता है। जैसे वीटो क्या हो गया? कि कोई बिल आया तो बोले कि नहीं भाई मुझे पसंद नहीं आया, कैंसिल। गवर्नर जनरल वो कर सकता है, अभी भी उसके पास पावर थी। प्रोविंसेस वर ग्रांटेड ऑटोनॉमी एंड सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। प्रोविंसेस को अब ऑटोनॉमी मिल गई। अब एक प्रोविंसेस दूसरी प्रोविंसेस के सामने, जैसे हमें मान ले तो हमारी स्टेट नहीं है, स्टेट अपने लॉ खुद बना रही है मैक्सिमम, मतलब जो किस लिस्ट में लिखे हुए हैं? स्टेट लिस्ट में लिखे हुए हैं, उसमें ज़्यादा कोई इंटरफेयर नहीं करता है। इन शॉर्ट लिया जाए तो स्टेट लिस्ट, जो स्टेट है उसका हेड कौन हो गया? चीफ मिनिस्टर हो गया। दूसरा हेड कौन सा हो गया? गवर्नर वगैरह हो गया, एग्जीक्यूटिव हेड। गवर्नमेंट हेड हो गया चीफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव हेड हो गया। इन शॉर्ट आप मान सकते हो कि एक कंट्री के अंदर छोटी छोटी और कंट्री है, इन शॉर्ट आप लेके चलते हो तो इनको ऑटोनॉमी मिली हुई है। जितनी ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती है उसे हम कहते हैं फेडरल। फेडरल स्टेट के आसपास आता है। और जितनी कम ऑटोनॉमी मिलती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रिक। हमारी इस टाइम क्या? क्वासाई फेडरल है हमारा, क्योंकि हमारा सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है? तो प्रोविंसेस को एक ऑटोनॉमी मिली, उनको एक सेपरेट आइडेंटिटी, लीगल आइडेंटिटी मिली। मतलब क्या? कि गवर्नर जनरल का उन पर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है। ज्यादा प्रभाव किसका है? उसी स्टेट के गवर्नर का उन पर ज्यादा क्या? उतनी ज्यादा पावर है उनके पास। प्रोविंसेस वर फ्रीड फ्रॉम द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हटा दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी आया था 1858 में, इंट्रोड्यूस किया गया था जब क्राउन रूल स्टार्ट हुआ था। अब उसको हटा दिया गया 1935 में। ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं कि वो आया कब था, हटाया कब गया था, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है? एंड द गवर्नर जनरल, ठीक है? गवर्नर जनरल की अभी मैंने आपको बोला ना कि ज़्यादा पावर किसके पास आ गई है?
गवर्नर ऑफ द स्टेट, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। प्रोविंसेस henceforth derive their legal authority direct from the British Crown। मतलब क्या, ये जो गवर्नर है ये अब किसको डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है, किसके अंडर आता है, अप्रोच नहीं कर सकता है, डायरेक्ट किसके अंडर आता है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर। अब किसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह को ये कनेक्ट नहीं करेगा। सेपरेट इलेक्टरेट कम्युनल अवार्ड वगैरह मिला, ऑब्वियसली बात है कम्युनल अवार्ड कम बोलेगा आपको, कोई बोलेगा अगर कम्युनल अवार्ड कब मिला 1935 में, सेपरेट इलेक्टरेट भी कहते हैं, बस इसको एक सिंपल तरीके से मान सकते हो। ऑल मेंबर्स वर टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है, सभी के सभी मेंबर्स को करना पड़ेगा, डायरेक्ट इलेक्ट कराना पड़ेगा। फ्रेंचाइज को एक्सटेंड किया गया, पहले मान लेते हैं 8 से 10% पॉपुलेशन के पास था, 15 से 20% पॉपुलेशन को कर दिया गया। वुमेन्स को राइट दिए गए वोट को देने के, जो पहले सिर्फ मर्दों को दिए जाते थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटर कुड लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन प्रोविंसेस एंड कॉन्करेंट लिस्ट, सेम जो सब बात चल रही है क्या, 3 लिस्ट होती हैं, सेंटर, कॉन्करेंट, स्टेट। अब ये 2 लिस्ट में स्टेट बना सकती थी, कौन कौन, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट में। 40% ऑफ द बजट वाज स्टिल कुड नॉट बी वोटेबल। ये किसकी बात हो रही है, उसकी बात नहीं हो रही है ऊपर सेंटर की, अभी बात हो रही है किसकी, नीचे प्रोविंसेस की। इसलिए आपको ये पूछने कोई नहीं वाला 40% ऑफ द बजट, आपको सिर्फ याद रखना है कि पूरे के पूरे बजट में अभी वो वोट नहीं कर सकते, बस थोड़ा दिमाग में रखना, इतना डीप कोई जाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ऊपर देखो गवर्नर जनरल रिफ्यूज कर सकता था, ऐसे ही गवर्नर भी यहाँ रिफ्यूज कर सकता है स्टेट में, क्योंकि सेम पावर है ना, जो गवर्नर के पास पावर है इन रिलेशन विद स्टेट, और जो प्रेसिडेंट की पावर है विद रिलेशन विद सेंटर, सेम ही है लगभग, कुछ ज़्यादा नहीं है, एक बड़े लेवल पे होती है, एक छोटे लेवल पे हो रही है। वो भी रिफ्यूज कर सकता है बिल को, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आज मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी होगा, तो हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे क्या, हम अब बोलेंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गई है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई होप ये सेशन आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल रहा होगा। तो अगर आपके कोई अगर किसी चीज़ का डाउट आता है, आप नीचे मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। तो अगर आप लाइव क्लासेस में अगर मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आज तो शायद मैं लिंक आपको दे नहीं पाया हूँ मीट, गूगल मीट का, तो आप पहले गूगल मीट डाउनलोड करके रख सकते हैं। मैं आपको हर बार जब मैं लाइव सेशन में आता हूँ तो मैं गूगल मीट क्या करता हूँ, नीचे लिंक डाल देता हूँ, आप लिंक को ज्वाइन करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, मेरे को लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर कोई भी पढ़ाते पढ़ाते मेरे से क्वेश्चन इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वैसे इंटरेक्ट नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एट द सेम टाइम नीचे जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उससे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी हो गया, थैंक यू।